बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। थर्सडे का सेशन यानी कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन और मार्केट में जोरदार रिकवरी। निचले स्तरों से करीब करीब निफ्टी अब 300 अंकों से ज्यादा रिकवर होकर कामकाज कर रहा है। तो वीरेंद्र जी, कल हम ऊपरी स्तरों से गिरे थे भयंकर और आज निचले स्तरों से अच्छी तरीके से रिकवर होकर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, अभी समीकरण कैसे होंगे, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कैसे अप्रोच करना है आपको इस मार्केट में, वो सारे सवाल अहम रहेंगे। सब पे करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। क्रूड के $100 के नीचे फिसलने से बाजार में जोरदार रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा के सुधार के साथ 23,750 800 के ऊपर इनफैक्ट अब आया। और रिलायंस, कोल इंडिया, NTPC और पावर ग्रिड ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी जोरदार रिकवरी, हरे निशान में लौटे मिड कैप और स्मॉल कैप। वही इंडिया विक्स भी ऊपरी स्तरों से पड़ा थोड़ा ठंडा। ईरान संकट पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। गृह मंत्री अमित शाह होंगे अध्यक्ष। कमेटी में विदेश मंत्री S जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी होंगे शामिल। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। क्रूड में उछाल से इंडिगो में बिकवाली। उधर मजबूत चार्ट के दम पर ऑरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और नैल्को में रौनक। लेकिन कमजोर चार्ट से इन्फो एज और PI इंडस्ट्रीज फिसले। पश्चिम एशिया में गैस सप्लाई की दिक्कतों के बीच पावर शेयर में आज जोरदार तेजी। 7% की जोरदार तेजी के साथ वायदा का टॉप गेनर बना JSW एनर्जी। साथ ही BHEL, कोल इंडिया, टाटा पावर भी 4 से 5% उछल के वायदा के टॉप गेनर्स में हुए शुमार। ऑटो शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेज बिकवाली। 2.5% से ज्यादा फिसला इंडेक्स। ऑटो में 3 से 4% गिरकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल TVS मोटर, अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स। FMCG और रियल्टी शेयरों में भी दबाव। वहीं तेल, गैस और केमिकल सेक्टर में हल्की खरीदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। वीरेंद्र जी रहेंगे मेरे साथ। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। और जैसा कि मैं डिस्कस कर रही थी जी सर, कि कल का सेशन हमें याद था, ऊपरी स्तरों से हमने सारी बढ़त गवाई और काफ़ी ख़राब सेशन कल का। लेकिन आज जिस तरीके से रिकवरी हुई है, हालांकि रिकवरी अब देखिए फिर से फेल होती हुई 122 अंक नीचे हैं हम, लेकिन फिर भी रिकवरी निचले स्तरों से अगर कंपेयर करें तो अच्छी खासी है। ब्रेथ भी काफ़ी अच्छा भी नजर आएगा। शुरुआत में काफ़ी ख़राब था ब्रेथ। मिड कैप और स्मॉल कैप तो अब हर निशान पर कर रहे हैं कारोबार। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। लेकिन सवाल अहम ये कि 23,700 जो सोमवार का लो था वो हमने ब्रीच किया आज के सेशन में। अब उसके ऊपर थोड़ा कर रहे हैं कारोबार। तो क्या यहाँ से कौन से लेवल्स अब खुल रहे हैं, क्या अप्रोच होगी निफ्टी पे फिलहाल? शायद देखिए, मैंने जो 12 बजे भी आउटलुक शेयर किया था ना, मैंने लेवल दिया था 798.30। 798.30 जैसे स्क्रीन पे आए शॉर्ट कॉल लीजिएगा। फिर से को आप देखिए, शायद एक चीज़ को समझ लीजिए, बहुत गिरने के बाद कल भी गिरे हम, आप स्क्रीन पे थी मेरे साथ। फिर सुबह सुबह 200 पॉइंट का गैप डाउन। तो ये लाजमी है, जिसने शॉर्ट किया वो पहले मुनाफा बुक करेगा ना, तो वहाँ से कवरिंग आनी लाजमी है। और जहाँ अच्छा प्राइस दिखा वहाँ बेचने वाले आएंगे। दो चीज़ें तो अगर आप देखें तो एक बात मैंने कल भी कही थी, इनफैक्ट ये बात कई बार अनुज ने और मैंने कही भी है कि शॉर्ट करते टाइम भी एक तर्कसंगत लेवल देखिए। ये नहीं कि कल 250 पॉइंट की गिरावट के बाद फर्दर 250 पॉइंट खुले तो आप शॉर्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बट एक चीज़ समझ लीजिए श्रेया, फ्रेंकली स्पीकिंग, डेली चार्ट्स पे तो कोई लेवल बचा नहीं है जी। वीकली चार्ट्स पे भी आपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ दिया। दर्शक भी कहेंगे कि ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही मेरे पास आखिरी लेवल था। और निफ्टी का 100 बेमा अभी भी आप वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आता है करीब करीब 24,048 पे। तो एक बात प्रमुखता ये सुन लीजिए कि 24,000 के नीचे, 24,050 के नीचे प्राइम अगर आप देखें जो इंडेक्स पे आउटलुक है श्रेया, वो है सेल सनराइज का। बट जब मैं कहता हूं कि 24,000 के नीचे, 24,050 के नीचे, मोर क्लोजर टू दैट लेवल, शॉर्ट का अच्छा मौका मिलेगा। यानी 24,900, 24,850, 24,800, 780।
सो मैंने एक बात कही थी, बेस लिखा है ये स्क्रीन पे। नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स टू फोकस, समझ लीजिए, चाहे वो अभी भी हो चाहे वो कल भी हो। अब जिस ट्रेजेक्ट्री में हम, वहां से हम 3 स्टैट्स को देख रहे हैं। पहला है 550-500, क्या है ये? जो सुबह का लो है, वो है पुट राइटर्स का जोन। दूसरा है करीब करीब 443 और तीसरा है 23,300 जो कि अप्रैल का ब्रेकआउट पॉइंट है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे। तो अभी भी आपको शॉर्ट के साथ 23,500 और 23,300 की ट्रेजेक्ट्री पे फोकस करना है। फिर सुन लीजिए क्या कह रहा हूं, अभी भी अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको 2 ट्रेजेक्ट्रीज पर फोकस करना है, 23,500, 23,300। 23,300 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सुबह सुबह ऑलरेडी बहुत सब्सटेंशियल गैप डाउन हो रहा था। तो 23,500, 23,300 पे फोकस करना है टिल द टाइम वी आर बिलो 24040, जब तक हम 24,040 के नीचे। एक बात समझ लीजिए, क्योंकि हमने 100 वेमा को वायलेट किया है और मैं 12 बजे भी आउटलुक शेयर किया था, मैंने पोस्ट किया था उसको कि क्लोजर टू 798.30 इट विल बी अगेन ए सेल ऑन ट्रेड, सेल ऑन राइज ट्रेड। ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। देखिए, कहने को क्रूड थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल 96-98 फार बियॉन्ड आर, आई थिंक जो हमारी टॉलरेंस लेवल है उससे कहीं बाहर है। हमारे टॉलरेंस और हमारे एपेटाइट से श्रेया ये लेवल अभी भी काफी बाहर है। 23,800 पे सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग है, 23,700 पे भी सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग है, बट ये अच्छी बात है कि 23,600 पे आज एक पुट राइटिंग है, 23,500 पे भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो श्रेया कंप्लीटली मेरा व्यू यही है, सेल ऑन राइज। इंट्राडे में इस क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से समझ लीजिए, सिर्फ इस क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम 830 के ऊपर इंट्राडे में सेटल हुए थोड़ी देर के लिए, हम आखिरी के 1 घंटे की बात कर रहे हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 23950-980 पॉसिबल। सिर्फ क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, अदरवाइज स्टिल सेल ऑन राइज शेयर, इसमें कोई व्यू नहीं, मतलब परिवर्तन नहीं है। बस निफ्टी पे ये बात है। बिल्कुल, बड़ा ट्रेंड अभी सेल ऑन राइज का, ये 24,000 के जब तक हम नीचे हैं फिलहाल। अच्छा, ये निफ्टी की बात होगी, डिटेल में हमने चर्चा कर ली। बैंक निफ्टी लेकर आई है स्क्रीन पर, यहाँ पर भी भारी बिकवाली थी लेकिन निचले स्तरों से अच्छा रिकवर हुआ ये भी। अभी 340 अंक नीचे फिलहाल। और कल भी वीरेंद्र जी बैंक काफ़ी टूट रहे थे, आज भी बैंक्स, प्राइवेट बैंक स्पेशली काफ़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। एफआईज की ओर से जो आंकड़े आए थे कल, कैश और वायदा में काफ़ी बड़े आंकड़े थे। तो ये बैंक्स पर अभी अप्रोच क्या होगी, कमज़ोर अभी भी लग रही है फिलहाल? देखिए श्रेया, आज पूरी की पूरी तेज़ी जो स्पॉन्सर की है ना, जैसे कि आप कुछ देर में ट्रेंडिंग स्टॉक्स प्रस्तुत करेंगी, एनर्जी स्पेस है। आप देखिए एनर्जी, पावर, पूरा जोर शोर उसी का है। बैंक्स अभी भी अगर आप देखें इस पूरी की पूरी रिवर्सल में नदारत है। अभी भी अगर आप देखें, मैं मानता हूं कि उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। एक बात समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी में ना डेली चार्ट्स पे ना वीकली चार्ट्स पे कोई लेवल आसपास नहीं है। निफ्टी बैंक ऑन डेली चार्ट अगर आप एक बार लेके आए, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक का चार्ट रखिएगा। ऑन डेली चार्ट हमारा 200 में आता है 57, करीब करीब 500 पे। आप 2000 पॉइंट नीचे हैं। इस रेंज में राइटर्स भी नहीं है, ना कॉल राइटर्स ना पुट राइटर्स। सो हमको एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करना है। मोटे तौर पे समझ लीजिए, अगर आप एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर आप एक सिर्फ स्विंग्स को ट्रेड करते हैं इंट्राडे, तो जब तक आप 56,000, 56,500 के नीचे हैं, मोटे तौर पे इसे सेल ऑन राइज शेयर। मैं अभी भी अगर आप देखें बैंक निफ्टी में किसी अव्वल दर्जे की अगर कोई शॉर्ट कवरिंग को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो वो सिर्फ तभी है जब आप एटलीस्ट वीकली चार्ट्स पे 50 वेमा को रीगेन कर लेंगे। तो अभी भी श्रेया मेरा व्यू निफ्टी बैंक पे कमजोरी है, बट शायद दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत स्टैट्स नहीं है। तो अच्छा है कि ज़्यादा फोकस करें आप निफ्टी पे। निफ्टी में क्या होता है, एक सेक्टर अच्छा कर रहा है, रिलायंस अच्छा कर रहा है, तो एक व्यू बनाना बड़ा आसान हो जाता है। निफ्टी बैंक पे वो व्यू बनाना बहुत मुश्किल है श्रेया। तो एज ऑफ नाउ मैं ज़्यादा समर्पित हूँ एक ट्रेड व्यू के साथ निफ्टी पर रादर देन निफ्टी बैंक। लेकिन मोटे तौर पे बात यही है कि जब तक 56,500 नहीं कट रहा, तब तक ये वीक इंडेक्स रहेगा। श्रेया कार्यक्रम का क्रम और अभी के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स बताइए। बिल्कुल, तो ये हमने डिटेल में चर्चा कर ली निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स भी समझ लिए हमने। अब स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करते हैं, क्योंकि मार्केट ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की, हालांकि अभी भी काफ़ी नीचे है। तो शुरुआत करते हैं, किसने इस रिकवरी में साथ दिया? आपके स्क्रीन पर आएंगे और जैसा कि वीरेंद्र जी मेंशन कर रहे थे, एनर्जी स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स ने काफ़ी साथ दिया है। तो कोल इंडिया देखिए 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ आज कर रहा है कारोबार। सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कुछ सत्रों से इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। शो में आगे समझेंगे भी कोल इंडिया में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से रही है। दूसरा एनटीपीसी नज़र आएगा आपको, अगेन एनर्जी का स्टॉक
3% अप। अडानी एंटरप्राइजेस 2% की रैली के साथ कर रहे हैं। और जियो फाइनेंशियल कल भी पूरा एनबीएफसी स्पेस टूट रहा था, फाइनेंशियल टूट रहा था। कल भी जियो फाइनेंशियल चलता हुआ और आज भी यहाँ पर फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट काफ़ी अग्रेसिव थी, टारगेट प्राइस भी अच्छे आए थे। अब इसके अलावा देखिए अगेन एनर्जी स्पेस से जीएसडब्ल्यू एनर्जी दिखेगा आपको। टाटा पावर अच्छी खासी रैली, लगभग 6.5-7% की रैली जीएसडब्ल्यू एनर्जी में। टाटा पावर देखिए लगभग 5% दौड़ गया आज के सेशन में। एसआरएफ में आज बाइंग नजर आ रही है 5-5.5% के करीब। और बीएचईएल भी देखिए, इनफैक्ट पूरा केमिकल स्पेस वहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो बीएचईएल भी देखिए अच्छा करता हुआ आज के सेशन में। ऑटो स्पेस कल भी टूटे थे 3% से ज़्यादा और आज भी देखिए यही दबाव बना रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% नीचे, आयशर मोटर्स 3.5%, मारुति सुजुकी ऑटो में सबसे कमज़ोर रिटर्न्स इसने दिए हैं और आज भी देखिए लगभग 3% डाउन। और ट्रेंड तो पिछले कुछ सत्रों से कमज़ोर है ही, तो आज फिर से यहाँ पर 2.5% का एक डेंट पड़ता हुआ नजर आया। वायदा बाजार में पिरामिल फार्मा आपको नीचे दिखेगा 6%। अगेन ऑटो स्पेस से टीवीएस मोटर 5%, वरुण बेवरेजेस एनबीएफसी एफएमसीजी स्पेस काफ़ी कमज़ोर है तो 4% यहाँ पर डेंट। और कोलगेट अगेन एफएमसीजी पैक से लगभग 4% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। तो ये बात हो गई ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, लेकिन आपको समझाते हैं कि कार्यक्रम में होगा क्या। शो फ्लो समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ है जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अरुण कुमार मंत्री, रुचित जैन, अमित सेठ और सच्चिदानंद उत्तेकर जी से। 2:15 पर कोल इंडिया में तेजी की वजह बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ेंगी। 2:20 पर विवेक अय्यर बताएंगे कि पावर सेक्टर पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट क्या कहती है। 2:30 पर कच्चे तेल की कीमतों में उबाल से कैसा है बाजार और कहां तक जा सकता है भाव बताने के लिए मनीषा गुप्ता जुड़ेंगी। 2:40 पर इंडक्शन कुकटॉप की बढ़ती मांग पर नुपुर से पूरी डिटेल जानेंगे। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड सीईओ दीपक शनॉय। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे स्ट्रैटेजी और 3:15 पे लेंगे डीलिंग रूम चेक। 3:20 पे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके जनाब, ये तारीख नोट करके लिख लीजिएगा, 12 मार्च 2026। मैंने अपनी ज़िंदगी में इंडक्शन शब्द का इस्तेमाल इतना कभी होते हुए नहीं देखा। क्यों श्रेया, है ना? मुझे नहीं मालूम था मेरे घर में जो इंडक्शन था वो एक दिन इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। श्रेया, आता तो बनाना खाना इस पे? हाँ, आई कैन कुक सर, खाने लायक तो बना ही लेती हूँ। मुझे घबराहट हो जाती है जैसी चाय ऊपर आने लगती है ना, समझ में नहीं आता कि बटन दबाऊं या पतीला उठाऊं, समझ में नहीं आता। हाँ, उस वक्त लेकिन हाँ, अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी। पर बहुत राहत फील कर रहे हैं अमित जी, क्योंकि उनके घर सिलेंडर आ चुका है। खैर, इसी छोटे मोटी हंसी की बातों के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। अमित जी, आपका ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? जी, good afternoon, Viren जी, good afternoon, Shreya जी, everybody on the panel, and good afternoon to all the viewers. विरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा एबीबी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जब हम 2 दिनों की यहाँ पे भारी गिरावट देख रहे थे बाजार में, तब भी एबीबी डेज हाई पे ट्रेड करता था एवरी डे और काफी स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर में। तो एबीबी बाय करना है हमें। 6300 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6300 का, और टारगेट्स यहाँ पे हमारे रहेंगे 6500 के। एबीबी कल भी इसमें स्ट्रेंथ, चार्ट जीपीटी में इसको शुमार भी किया गया था और आज भी देखिए डेज हाई पर कर रहा है कारोबार 1.5% की तेजी के साथ। तो अमित जी की ये पिक हो गई। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक कर रहे हैं अभी? लॉन्ग साइड एग्रेसिव कॉल, वो है एसआरएफ, एग्रेसिव है बहुत। अब ट्रेड करें एसआरएफ करीब 2619 पर, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाएंगे 25, आई थिंक थोड़ा कम कर देते हैं, 2590, ये करीब 29 रुपीज का स्टॉप है। टारगेट 2700। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक हो सकता है क्योंकि एग्रेसिव कॉल है, डेली टाइम फ्रेम पर बाय सिग्नल मिला है एसआरएफ। ओके, एसआरएफ बाय कॉल है कि रिवर्सल ट्रेड है, याद रखिएगा। और जैसे इससे शब्द इस्तेमाल किए प्रकाशन ने, टू एग्रेसिव, है ना? मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, पीपीएल फार्मा, इस पे एक सेल ट्रेड लेना है। पीपीएल फार्मा में लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से बन रहे थे, लेकिन आज एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 148 था, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो पीपीएल फार्मा के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 151 रुपए, 151 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 135 रुपए तक के टारगेट्स नीचे की तरफ पॉसिबल है पीपीएल फार्मा के फ्यूचर में। चाहे तो 145 वाला पुट ऑप्शन ले लें। 5 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 145 का पुट ऑप्शन लेना है। 10 रुपए की टारगेट्स पॉसिबल।
ओके, पिरामल फार्मा माइनस डी की यहाँ पर ये पिक होगी, बिकवाली कराई तो 2 बाई साइड की ट्रेड और अभी तक 1 सेल साइड की ट्रेड आ चुकी है। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया जी, बाई साइड रहना चाहूंगा। पावर सेक्टर में काफी अच्छे ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं। तो एनटीपीसी को कैरी ओवर ट्रेड के लिए ले सकते हैं। 389 के आसपास चल रहा है। 385 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करने की सलाह है। 402 तक के टारगेट्स एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से एनटीपीसी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। कि एनटीपीसी आपका बाय ट्रेड है। वाकई आज पावर में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लुक एट निफ्टी नाउ। अभी मेरी बात हुई थी मात्र 760 745 पे 50 पे 704 आ गया, 50 पॉइंट और सिंक हो गया उसके बाद। तो प्रेशर है बाजार में। चलिए इस बीच रुचित ये सचिन जी से ट्रेड बात करते हैं। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून रोजी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर मुझे लग रहा है मेटल्स में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बरकरार है, एंड वहां पर कहीं जाकर स्टडी परफॉर्मेंस है, स्टडी ट्रेंड है। तो जिंदल स्टील एंड पावर, जिंदल स्टील का फ्यूचर्स मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदना चाहिए। 1224 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड कर रहा है। थोड़ा सा अगर डिक्लाइन होता भी है तो मुझे लग रहा है 1220 के आसपास आइडियल लेवल है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 1208 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है 1255 तक का एक एक्सटेंडेड स्विंग नजर आ सकता है। सो खरीदारी करनी है जिंदल स्टील के फ्यूचर्स में। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जिंदल स्टील के फ्यूचर्स में करने की राय सचिन जी की तरफ से हो गए। मेटल्स पैक में अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ फिलहाल देखने को मिल रही है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक रिकैप फटाफट से ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख पाएं। अमित जी ने एबीबी इंडिया चुना, खरीदारी की राय इन स्तरों पर 6500 के टारगेट है, 6300 का स्टॉप लॉस लगाना है। गाबा सर कह रहे हैं कि एसआरएफ अग्रेसिव कॉल है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप खरीदारी करके। 2700 के टारगेट है, 2590 का स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं कि पीपीएल फार्मा सेल कीजिए, और यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से। अच्छा, एक ही सेल कॉल अभी तक फिलहाल आई है, तो 135 के नीचे की टारगेट, 151 का लगाना है स्टॉप लॉस। अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि पार स्टॉक्स में पार है, तो एनटीपीसी यहाँ पर खरीदारी कीजिए। अच्छे खासे टारगेट की प्राइस 402 का टारगेट प्राइस आया है और 385 का स्टॉप लॉस लगाना है। और सचिन जी ने अभी जिंदल स्टील चुना है, जहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट आएंगे आपकी स्क्रीन पर, 1255 के टारगेट हैं, 1208 का लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो इस मार्केट में, वो समझ लेते हैं आशीष चित्रमोता जी से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर आपका टेक्नो फंड आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया। तो देखिए, एक थीम जिसकी हम काफी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की थीम, जिसको हम सीपीएससी ईटीएफ के नाम से जानते हैं। हमने इसकी पहले भी चर्चा की और हमें लगता है कि जिस तरह का एक एनवायरनमेंट बन रहा है जहां हम बात कर रहे हैं कि एनटीपीसी के अंदर में एक री रेटिंग हमें होते हुए नजर आ रही है, पावर ग्रिड के अंदर में एक री रेटिंग नजर आ रही है, और जिस तरह से पावर की जो डिमांड है वो बहुत ही जबरदस्त बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो हीट वेव्स हमें देखने को नजर आ रहे हैं, इसके चलते पावर डिमांड जो है वो काफी जबरदस्त देखने को नजर आ रही है। और क्योंकि गैस जो बेस्ड पावर प्लांट्स है उनमें किल्लत है, तो उसका पूरा बेनिफिट थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स के अंदर में नजर आएगा, तो उसके बेनिफिट कोल, एनटीपीसी जैसी कंपनीज नजर आएगी। और इस सब का प्रॉक्सी है सीपीएससी का ईटीएफ। तो पहले 95 96 से हमने इसकी चर्चा की थी, आज 103 104 रुपए के जोन में चल रहा है। मुझे लगता है अभी भी हमें ये काफी पसंद आता है, और हमारा ये मानना है कि अब 99 पे एक बहुत ही बढ़िया बेस इस सीपीएससी ईटीएफ पे बन चुका है। अपसाइड में पोजिशनली हमें लगता है 120 तक की पोटेंशियल अपसाइड इस ईटीएफ के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। ओके, निफ्टी सीपीएससी ईटीएफ अगर आप देखें आपको बाय करना है। अच्छा, एक काम करिए जरा प्लीज, कुछ देर के लिए आप फोकस करते हैं निफ्टी पर। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। कोई ना कोई ऐसा स्टॉक है जो थोड़ी सी हलचल मचा रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि निफ्टी ने जैसे ही 700 छुआ 50 पॉइंट का पुल बैक। आइए देखते हैं ये थ्रस्ट जनरेट कौन कर रहा है। कौन सा ऐसा एक अकेला सिंगल स्टॉक फ्यूचर है? रिलायंस, कोल इंडिया, पावर और ग्रिड, और नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में रिकवरी है क्या? एक बार देखते हैं। कोई तो ऐसा स्टॉक फ्यूचर है जिसने पिछले 10 मिनटों में कंट्रीब्यूट किया? नो, नॉट एग्जैक्टली। रिलायंस ही लेते हैं। रिलायंस क्या अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर रहा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1405 पे, हाँ एक स्पाइक था रिलायंस इंडस्ट्रीज में, बट नॉट डिसाइसिव। ठीक है, तो अभी तक वो हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए हैं, बट यस, कॉल्स पूरी हो गई, टेक्निकल कॉल्स, और यहाँ पे फंडामेंटल कॉल्स भी पूरी हो गई। एक दो स्टॉक्स लेके आइए जो कि अब
एक मूव जनरेट कर रहे हैं टुवर्ड्स आई थिंक क्लोज। सिमंस 3326 डे हाई पर, माना जरा एक बार इसको देखिएगा, मेरे ख्याल से शायद ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को किसी बड़े ब्रेकआउट के लिए। फाइनली उस 3300 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आके फिर टिक गया है। आपका टेक इस स्टॉक पे क्या है क्लोजिंग में? जी, तो देखिए काफी समय से 3425 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। मेरे ख्याल से पिछले करीब अगर हम 10-12 मंथ देख लें तो ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर एक बार 3425 का लेवल ब्रेक होगा तो शायद आपको 3900 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है क्योंकि कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है और 220 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो एक पोजिशन ट्रेड होगा। 3200 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे इस उम्मीद में कि 3425 का लेवल ब्रेक होगा तो उसके ऊपर आपको 200 से 300 रुपए की रैली तो फौरन देखने को मिल जाएगी। ओके, सीमेंस पर ये फिलहाल व्यू हो गया, लगभग 1.5% 2% की तेजी के साथ कर रहा कारोबार। अच्छा, कोल इंडिया रखिएगा स्क्रीन पर। पावर स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं। कोल इंडिया डेज हाई पर 5.5% की तगड़ी यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है। और अमित जी, आपकी ट्रेड भी थी ना सुबह की कोल इंडिया? टारगेट क्या था इसके? टारगेट हिट हुआ है। हाँ जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है कोल इंडिया का। अगर थोड़े से भी मार्केट्स यहाँ पे स्टेबल रहे आने वाले दिनों में तो ये पोजिशनली 500 तक जा सकता है, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से प्रॉफिट यहाँ पे मानना चाहिए। और कोई भी डिप आए टुवर्ड मूविंग एवरेज तो बाय ऑन डिप में ये स्टॉक आगे चल के फेवरेबल रहेगा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मुनाफे में है अगर तो मुनाफा बांध ले अभी के लिए और फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं कोल इंडिया में। लेकिन 5.5% आज अप है, लगातार इसमें तेजी हमें देखने को मिली है। कारण क्या है कोल इंडिया? लोगों को इतना क्यों इन्वेस्टर्स को भा रहा है, ये समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून। कोल इंडिया आज का हीरो ऑफ द डे, कारण बताएं। जी, आज कोल इंडिया के साथ साथ हम इसकी अगर सब्सिडरी कंपनी देखेंगे तो वहाँ पे भी 8% तक का जो इजाफा है वो देखने को मिला है। देखिए, हम देख रहे हैं कि जो वॉर के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो क्लोजर हुआ है उसके चलते एक क्रंच आ गया है पावर सप्लाई में, तो उसके चलते यहाँ पे एक बेनिफिट जो है कोल इंडिया को आते हुए दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम पावर डिमांड की बात करेंगे तो वो भी अपने हायर साइड में बनी हुई है, जिसके लिए इंडिया इस टाइम पे कोल की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे गर्मियों की बात करी जाए तो वो भी हायर साइड में है और कोयले की डिमांड जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर एक हफ्ते की बात करी जाए तो ग्लोबल थर्मल कोल का प्राइस है वो 16% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर बात करें ई ऑक्शन प्रीमियम की तो उसका जो इस टाइम पे भाव है वो 63 to 69% ऊपर है लिंकेज कोल के, जो कि आमूमन होता है 76% का। तो यहाँ पे भी जो हेडरूम है इस टाइम पे बचता हुआ दिखाई दे रहा है। डिस्पैचेस की बात करी जाए तो करीब 10% का है। अब इस टाइम पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास करीबन 3 महीने का इस टाइम पे अवेलेबल कोल है, तो यहाँ पे जो पार की डिमांड है वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिखाई दे सकती है। और इस टाइम पे बात करें भारत की तो यहाँ पे 75% जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो हमें कोयले से ही होता हुआ दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोल की डिमांड है वो कितनी ज्यादा हायर नोट में बनी हुई है। और जिस तरीके से इस टाइम पे गर्मी पड़ रही है, माना ये जा रहा है कि इस टाइम पे पावर डिमांड भी आने वाले टाइम पे अपने पीक में ही हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली कोल इंडिया की तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जो देश का 75% जो कोल है वो हमें कोल इंडिया से ही आता हुआ दिखाई देता है। और वॉल्यूम के लिहाज से अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। इसके पहले कल इसके ऊपर जेफरीज की रिपोर्ट भी आई थी जहां पे उन्होंने खरीदारी की राय दी थी और जो टारगेट प्राइस है वो 485 का कोट किया था, यानी कि करंट भाव से यहाँ पे 15 रुपए का हमें अपसाइड और देखने को मिल सकता है। उन्होंने बोला है कि जो अर्निंग का अनुमान है वो 1 से 4% यहाँ पे बढ़ के दिख सकता है। ईपीएस में 9% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यही नहीं बल्कि डिस्पैचेस में भी अच्छा खासा हमें 5% का जो कैगर है आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं जिसने कोल इंडिया को आज हीरो बना दिया है। बिल्कुल, कोल इंडिया आज का हीरो ऑफ द डे। अच्छी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है और जेफरीज की तरफ से अच्छी रिपोर्ट भी, डिविडेंड भी देता है कोल इंडिया, तो ये रखे रडार पर। अच्छा, पावर सेक्टर पे रहते हैं और पिछले कुछ दिनों से दबदबा है ही पावर सेक्टर का, खासकर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद गैस की सप्लाई पर असर से एनर्जी सेक्टर में रौनक दिखी है। तो फाइनेंशियल 26 में कमज़ोर डिमांड के बाद पावर सेक्टर के लिए फाइनेंशियल 27 मजबूत हो सकता है। पावर सेक्टर पर मॉर्गन स्टैनली ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है डिटेल्स, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक अय्यर। विवेक, गुड आफ्टरनून, बताएं। याद रखिए FY26 काफ़ी म्यूटेड ईयर था पावर डिमांड के लिए और पावर स्टॉक्स दोनों के लिए। FY26 में
आपने देखा था कई ज़्यादा बारिश हुई थी और ऑल्सो विंटर जो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसके कारण पावर डिमांड जो जनरली स्पाइक अप होता है समर सीजन में और विंटर सीजन में हीटर्स के लिए जब डिमांड बढ़ती है, दोनों का डिमांड जो था वो काफ़ी म्यूटेड था। इस कारण FY26 में पावर स्टॉक्स काफ़ी गिरे और काफ़ी डीरेट भी हुए। बट FY26 का शुरुआत पावर कंपनीज और पावर स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। समर सीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। देश के कई सारे कोने में अभी हीट वेव्स की भी अगर आप देखेंगे तो हीट वेव्स का भी सर्कुलर्स आया है। और ऊपर से और एक बड़ा वरी जो है पावर कंपनियों के लिए वो है कि लोअर सप्लाई ऑफ गैस एज वेल एज हाइड्रो पावर जनरेशन इस साल कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी थर्मल पावर कंपनीज है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो सकती है। कोयले से बना हुआ पावर उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो सकती है। इसके कारण आप देखोगे तो आज कोल इंडिया भी काफ़ी तेज़ी में है और कई सारे स्टॉक्स जो थर्मल पावर बनाता है, इंडिया में सबसे बड़ा थर्मल पावर कंपनी ऑफकोर्स NTPC है, वो स्टॉक भी काफ़ी अच्छा करते हुए। आज मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट लिखा हुआ है FY27 और जो करंट पावर सिनारियो है उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि इंक्रीमेंटल लोड जो है जो आ सकता है ड्यू टू हायर समर और दूसरा जो आ सकता है ड्यू टू लोअर हाइड्रो एज वेल एज लोअर सप्लाई ऑफ गैस। पूरे इंडिया में अब गैस का कमी दिखाई देते हुए है। तो उनका ये मानना है कि मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से टाइटर गैस सप्लाई होगा और ज़्यादा कोयले से बना हुआ पावर का डिमांड होगा। अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो अडानी पावर, JSW एनर्जी, ये दोनों स्टॉक्स हायर मर्चेंट कैपेसिटी है दोनों के पास, ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, उसकी वजह से अर्निंग्स उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। अगर टाटा पावर की बात करें तो सेक्शन 11 का इम्पोजिशन या मुंद्रा का फाइनल सेटलमेंट ऑफ PPA, ये अगर कोई भी इसमें से आया तो उसमें भी तेज़ी हो सकता है। मुंद्रा पावर प्लांट फिर से ऑपरेशनल हो जाएगा। टॉरेंट पावर में थोड़ा बेनिफिट आ सकता है अगर मर्चेंट गैस सेल प्रॉफिट्स अगर आएगा, बट इसके ऊपर एक कंडीशन ये है कि फिजिकल कार्गो एक्सेस अगर एग्जिस्ट करे तो। और लास्टली उनका मानना है कि NTPC का जो मल्टीपल है, प्राइस टू बुक मल्टीपल, वो री-रेट होगा, बढ़ सकता है अगर पीक डेफिसिट कंडीशन ऐसी तरह पीक डिमांड बढ़ता रहे तो। एक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। कुल मिला के अगर आप देखें तो पावर और कोल ये थीम है जनाब बाजार की, चाहे वो निजी हों चाहे वो सरकारी कंपनियां हों। बट मेरे को स्क्रीन पर आप देखें जो सबसे बेहतरीन जो ब्रेकआउट नज़र आ रहा है तो वो टाटा पावर का था और NTPC, ये ब्रेकआउट अब एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रेकआउट में तब्दील हो चुका है। एक तो ब्रेकआउट होगा एज होता है और कन्वर्जन, और ब्रेकआउट के बाद जो थ्रस्ट होता है ना वो NTPC विजिबल है। मानस, सुबह मैंने आपसे प्रश्न किया था NTPC, इनफैक्ट आज सुबह मैंने अपने साथ टॉप 20 में भी इसको इंक्लूड किया था। पहला स्टॉक था कोल, NTPC 391, और जरा प्लीज़ ज़रा इसकी 400 की कॉल रखिएगा और इसका ज़रा OI रखिएगा। मानस, इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था, आपको याद होगा नवंबर 24 में जब इसने पहली बार 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट किया था। वो प्राइस था 401, ये 391 पे ट्रेड कर रहा है। 400 की कॉल रखिएगा, 400 की कॉल। मैं उसका ज़रा थ्रस्ट जो है ना वो देखना चाहता हूँ कि वो कॉल राइटर क्या कर रहा है। 1.34 CR आउटस्टैंडिंग OI, लग रहा है कि बाइंग आउट ऑफ मनी कॉल में ऑलरेडी होने शुरू हो गई है। मानस, आपकी राय NTPC पे आप क्या कहती है, कैरी करना चाहिए इसको? जी, बिल्कुल कैरी करना चाहिए। देखिए पिछले 3 हफ्ते से अगर आप देखें तो क्योंकि स्टॉक 370 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था कंसिस्टेंटली, मेरा समझना ये है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 420 रुपए का होगा, क्योंकि आज भी एक फ्रेश ब्रेकआउट है। अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 380 रुपए के नीचे लगाना है, 420 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। लेकिन बेहतर आइडिया है कि आप ऑप्शन के थ्रू ले लें इस ट्रेड को। तो 400 वाला कॉल ऑप्शन जिसकी आपने बात की है 4.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 2 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले। अगर 420 के टारगेट आ गए तब तो आप समझ लीजिए यहाँ पर 20-22 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल ही जाएंगे। NTPC अच्छा लग रहा है, अरुण जी की भी कॉल थी और आशीष जी ने भी पिक किया है इसको। लेकिन एक बार NTPC ग्रीन एनर्जी भी देख लें, क्योंकि NTPC की बात चल ही रही है और पावर स्टॉक का जिक्र कर ही रहे हैं हम डिटेल में। तो NTPC ग्रीन एनर्जी जैसे कि बताया था मैंने 14, 14.5, 15% आप आज के सेशन में। आशीष चतुर्मोता जी, आपने NTPC चुना, NTPC ग्रीन एनर्जी भी क्या आपको वो कन्विक्शन देता है जिस तरीके से इसने रिटर्न्स दिए हैं? डेब्यू उसकी ठीक ठाक हुई थी लेकिन उसके बाद उस दिन भी भागा था ये स्टॉक 12-13%। जी, तो देखिए ओवरऑल पावर सेक्टर जब री-रेटिंग शुरू होगी तो उसका बेनिफिट चाहे वो थर्मल बेस्ड पावर प्लेयर्स हों, NTPC, JSW एनर्जी या अडानी जैसे अडानी पावर की हम बात करें, या साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स के अंदर में भी एक अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलेगी। बट क्योंकि जिस तरह का अभी एक जो वॉर की टेंशन बनी उसकी वजह से हमें लगता है कि गैसेस
की सप्लाई में कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, और उसके चलते हमें लगता है कि कई सेगमेंट जो है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कोल बेस्ड पावर प्लेयर्स हैं वो इस समय ज्यादा बेनिफिशियल पोजीशन पे हैं, और इसके चलते हमें लगता है कि एनटीपीसी और कोल इंडिया ये दो बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे इस पूरे अपट्रेंड के। और इसके चलते हमें लगता है कि एक ओवरवेट की पोजीशन डेफिनेटली हम एनटीपीसी और कोल इंडिया पे रखेंगे, बट डेफिनेटली टेक्टिकली मुझे लगता है क्योंकि पावर डिमांड काफी जोर के बढ़ रही है, एनटीपीसी ग्रीन में भी एक टेक्टिकल 7-8% का मूव देखने को नजर आ सकता है। ओके तो पूरा पावर स्पेस ही काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है फिलहाल, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सारे स्टॉक्स रख सकते हैं आप रेडार पर। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबर से सचिन जी से और अमित सेठ जी से। गाबर से बताइए कैश में क्या पिक कर रहे हैं? सीएट टायर्स मुझे पसंद है, ट्रेड कर 3730 पर, तो आप लगाएंगे 3665 का। मेरे ख्याल से जो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा वो 3800 का होगा, 3825 भी हो सकता है। सीएट टायर्स तेजी है। सीएट टायर्स सडनली अगर आप देखें प्रकाश सर ने मेरे को टोस्ट पे ला दिया। देखें जरा देखिए जहाँ पे पूरा ऑटो क्रैक हो रहा है एमएनएम को लीजिए, मारुति को लीजिए, आप अशोक लेलैंड को लीजिए, सडनली जरा एक बार देखते हैं कि सीएट में क्या हो रहा है। टाटा साहब ये जरा जेके टायर भी रखिएगा, जेके टायर सीएट सब रखिएगा। थोड़ी देर के लिए डिविएट मैं यहाँ पे इस विषय से निकल रहा हूँ, बट सडनली मेरे दिमाग में चीज़ आई कि देखो तो सही सीएट अच्छा सीएट में आज एक पुल बैक है, 3 दिन से पुल बैक है, तो एक क्रॉस कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, है ना। प्रमुखता ऑटो कंपनियां कमजोर लेकिन टायर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। ठीक है अमित जी आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी मैं जनता फार्मा के साथ जाऊंगा। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक हायर लो का स्ट्रक्चर इन प्लेस है। बेस से भी बाहर आ रहा है। अगर हम डेली वीकली चार्ट्स देखें तो अजंता फार्मा बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 3050 का और टारगेट्स रहेंगे अराउंड 3250 के। अजंता फार्मा ये अच्छा लग रहा है अमित जी को, 2.5% अप डेज हाई पे कर रहा है कारोबार। सचिन जी कैश में क्या देख रहे हैं आप? श्रेया पहले भी हमने इससे डिस्कस किया है। मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट वापस हुआ है तो रीआइटरेट करना चाहिए। स्टॉक का नाम है लिंडे इंडिया। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से। ये फॉर्मेशन का जो पैटर्न टारगेट है वो लगभग अराउंड 8180 के आसपास प्लेस्ड है, बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 7340 से लेके 7580 ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है अभी भी लॉन्ग पोजीशंस चेस करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 6930 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं लिंडे इंडिया के काउंटर में। लिंडे इंडिया और पूरा केमिकल स्पेस अगर आप देखें तो अच्छी बढ़ोतरी के साथ कर रहा है कारोबार, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी। चलिए अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के जरिए भारत में क्रूड एलएनजी लाने पर सरकार ने अब कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भारतीय शिप की आवाजाही पर ईरान से बातचीत चल रही है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर खबर। देखिए जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिले उसके मुताबिक जो भारतीय शिप हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में है, यानी भारत आने के लिए उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया जाना है, उस शिप को भारत आने देने की छूट दी जाए, सुरक्षित आ जाए, उस पर कोई हमला ना हो, इसके लिए ईरान के साथ भारत सरकार की बातचीत चल रही है। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हमारे विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के अधिकारी ईरान के अपने काउंटर पार्ट से लगातार संपर्क में हैं। जो प्रस्ताव है जिसके तहत बातचीत चल रही है वो ये है कि जो भारतीय शिप हैं उनको आवाजाही की छूट दी जाए, वो शिप जिस पर भारतीय झंडे लगे हुए हों वो शिप भारत आने दी जाए, उस पर हमला ना हो, या फिर ऐसे शिप जो भारत आने वाले हैं इंडिया बाउंड जो शिप हैं उनको भारत आने दिया जाए, उस पर कोई हमला किसी तरह का ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बातचीत चल रही है। कोई जरूरी नहीं कि हर शिप को आप आने दीजिए, लेकिन कुछ सीमित संख्या में ही सही लेकिन आने दीजिए, इस बात को लेकर बातचीत यहाँ पे चल रही है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि दो शिप खासतौर से जिनका नाम परिमल और पुष्पक है, दो शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी राहत की बात है। उसमें से एक जो शिप है उसमें कच्चा तेल है, दूसरा में गैस है कि नहीं वो अभी तक साफ यहाँ पर नहीं हो पाया है। एक जानकारी बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में यानी दूसरे हिस्से में 24 भारतीय शिप
फंसे हुए हैं जिनको भारत आना था। उनमें से कुछ इंडियन फ्लैग वाले हैं, कुछ दूसरे शिप भी हैं जिनको भारत आना था। इसमें 6,600 से ज़्यादा भारतीय सी फेरर हैं और कोशिश ये है कि इन सी फेरर को सुरक्षित भारत में पहुंचाया जाए, उनके जान माल को कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर के भी बातचीत यहाँ पे की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ क्रूड ऑयल LNG की दिक्कत ना हो, इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे विकल्प पे भी काफ़ी गंभीरता से काम किया जा रहा है और कई देशों से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ जहाज आने भी शुरू हो गए हैं। जो पहले 55% हम अपनी ज़रूरत का क्रूड ऑयल लाते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे स्रोत से, अब वो 55% से बढ़ करके 70% हो चुका है और कई जहाज अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुके, रास्ते में थे, पहुंचने शुरू कर दिए हैं। तो दूसरे विकल्प तलाशे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए भारतीय शिप की सीमित संख्या में ही सही सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय और ईरान सरकार के बीच बातचीत चल रही है और बहुत जल्द किसी ठोस नतीजे पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि 3 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आज, जहां पर स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद 5:30 बजे विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के अधिकारी, पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी और यहाँ पे दूसरे संबंधित मंत्रालय के अधिकारी जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो वहाँ भी कई सारे सवालों का जवाब निकलने की कोशिश होगी। तो ये अब की ताज़ा खबर अभी तक की। बिल्कुल लक्ष्मण जी, शुक्रिया जानकारी के लिए। और 3 बजे 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सबसे पहले आप उस सभी डिटेल्स को देखेंगे CNBC आवाज़ पर। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर, बातचीत जारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही को लेकर और निष्कर्ष तक कब तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शुक्रिया लक्ष्मण जी। अच्छा, इसी स्पेस पर रहते हैं और ग्रामीण इलाकों के लिए LPG सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है। क्या है डिटेल बताने के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा जी भी जुड़ रहे हैं। असीम जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? देखिए, वेस्ट एशिया में जब से वार शुरू हुई है तब से LPG की कमी की खबरें आ रही हैं और उसको देखते हुए जो लोग हैं वो बहुत जल्दी सिलेंडर भरवा रहे हैं। तो सरकार ने पहले इसका जो समय सीमा थी वो 21 दिन से बढ़ा करके 25 दिन कर दी थी और लेकिन उसके बाद भी अभी अफवाहें रुकी नहीं। बहुत सारे लोग गैस एजेंसी के ऊपर पहुंच रहे हैं और अपने सिलेंडर वहां पर भरवा रहे हैं। तो सरकार ने जो ग्रामीण इलाके हैं उनके लिए लिमिट को बढ़ा दिया है। उनके लिए 21 दिन की लिमिट बढ़ा करके 45 दिन की कर दी गई है, जबकि जो शहरी इलाके हैं वहां पर 25 दिन के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। सरकार का ये जो कहना है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर 5 सिलेंडर औसतन पर साल के अंदर भरते हैं, लेकिन जिस तरह से अफवाहें फैल रही हैं उससे लोग बहुत जल्दी अपना सिलेंडर भरवाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा जिस तरह से लोग कम आएंगे तो भीड़ कम होगी और सब लोगों को गैस की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित करा पाएगी। तो इसलिए सरकार ने जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो सिलेंडर की उपलब्धता है उसको बढ़ा करके 45 दिन कर दिया है। शुक्रिया असीम जी जानकारी के लिए। तो अभी यहाँ पर दिन बढ़ गए हैं, 45 दिन फिलहाल ग्रामीण इलाकों में, याद रखिएगा, LPG सिलेंडर की बुकिंग को अब बढ़ा दिया गया है। समय सीमा यहाँ पे बढ़ा दी गई है फिलहाल, क्योंकि देखिए जो चीज़ें होती हैं वो एक पैनिक क्रिएट तो हो ही जाता है लोगों के अंदर, इसलिए अब ये थोड़ा दिन बढ़ा दिया गया। लेकिन स्क्रीन पर आपकी ये जो IOC BPCL कैसे रिएक्ट करें। अच्छा वीरेंद्र जी, गांव में ऐसा डेटा रहते 5 सिलेंडर का ही ऑन एन एवरेज ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लोग लाइन में कतार में खड़े हैं सिलेंडर लेने के लिए, इसलिए बुकिंग जो डेट है वो 25 से बढ़ाकर 45 कर दी गई अब। बिल्कुल शायद देखिए क्या होता है ना, कुछ ज़रूरत होती है, कुछ हम लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं कि नहीं यार, सुरक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा एक सिलेंडर और 2 सिलेंडर और, तो ठीक है। मेरे ख्याल से कि सरकार के पास सारे स्टैट्स होते हैं, उपभोक्ता का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो क्या है, वो भी जो सरकार निर्णय लेती है। देखिए शायद दिक्कत है, इस वक्त मानना पड़ेगा ना आपको, दिक्कत तो है। अब सबको मिल बांट के इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ना। अब मैं घर में 5 सिलेंडर भर के रखूँ और फिर कहूँगा कि दिक्कत का सामना करूँगा, तो पॉसिबल नहीं। सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो ठीक है, जो स्थिति है, और किसी को मालूम नहीं था कि ये युद्ध आ जाएगा और ये युद्ध इतना लंबा चलेगा, है ना। तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो सरकार के पास मतलब जो पैटर्न होते हैं कंजम्पशन के, उसके अनुरूप ये निर्णय लिया गया। बाकी इंडक्शन है ही शहर वालों के पास। बिल्कुल, इंडक्शन तो है ही, इंडक्शन चल रहा है। चलिए अब अच्छा, शायद मुंबई में हो रहा है, मतलब मुंबई में अब फील हो रहा है क्या कि ये रेस्टोरेंट्स तो शट है। हाँ, रेस्टोरेंट्स तो शट हो रहे हैं वीरेंद्र जी। और मैं जायज़ा लेने के लिए मैंने अपने गैस सिलेंडर वाले को कॉल किया था, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो हाँ, वक्त तो लग रहा है। उन्होंने कहा कि अभी इजीली नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो इधर उधर की बातें फिलहाल, लेकिन हाँ इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ग्राउंड लेवल पर। काफी सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले सोचा था, मैंने पहले सीएनजी लगवा रखी थी कि मैं अपने पास जो एक पुराना सिलेंडर था उसको भरवा के रखता हूँ। मैंने कहा नहीं भरवाएंगे, छोड़ो रहे तो वो किसी जरूरतमंद को मिलनी चाहिए, है ना। नहीं, अच्छी सोच है सर, जब तक है चल रहा है। चलिए फिलहाल अच्छा, धमाकेदार ऑप्शंस का भी वक्त हो रहा है। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम अमित सेठ जी से, अरुण कुमार मंत्री जी से और सचिन जी से। तो बताइए सचिन जी, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं? सचिन जी, धमाकेदार ऑप्शंस में आपकी पिक क्या होगी? क्या सुबह हमने 2 ट्रेड सेटअप डिस्कस किए थे। पहला तो था टाटा पावर का, जिसके टारगेट्स हिट हुए, एंड जो सेकंड सेटअप था ऑन द पॉजिटिव साइड वो था कोटक महिंद्रा बैंक का। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से ओवरऑल पोजीशनिंग हुई है, एक स्टार फॉर्मेशन है, तो 1 से 2 दिनों में यहाँ पर एक अच्छी रिलीफ रैली बन सकती है। ओवरसोल्ड रीडिंग होने की वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर 370 का जो कॉल ऑप्शन है वो जरूर कंसिडर करना चाहिए। लगभग अराउंड 14.5 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 11 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड अगर ये रिवर्सल सेट हो जाता है तो लगभग अराउंड 24 से 26 तक की एक मूव बन सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी कोटक महिंद्रा के 370 के कॉल ऑप्शन में। ओके, कोटक महिंद्रा के 370 की कॉल। इंटरेस्टिंगली आप कोटक को पिक कर रहे हैं रिवर्सल साइड पे, बाय कॉल है आपकी यहाँ पर। प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या होगा? मेरे हिसाब से टोरेंट फार्मा पर, पावर पे ध्यान देना चाहिए। 1511 पर ट्रेड कर रहा है, टॉप लगाएंगे 1490 का टोरेंट पावर पर, टारगेट 1550। प्रकाश सर, इसकी स्ट्राइक पिक करनी पड़ेगी आपको। ऑप्शंस में हम इस पर डील कर रहे हैं, मतलब ऑप्शंस पिक करने हैं। ऑप्शन का डेटा मेरे पास नहीं है। ऑप्शन का डेटा एट द मनी ले लें, 1500 के एट द मनी कॉल, एट द मनी ले लीजिए, दैट्स इट। और ये जब लेवल्स आ जाए तो निकल जाएगा बस। हाँ देखिए, आप इन अकॉर्डेंस विद अगर आप देखें तो फ्यूचर्स के प्राइस नहीं, स्पॉट के प्राइस ले लीजिएगा, और यहाँ पे टोरेंट पावर की 1500 की कॉल ऑप्शन आपको लेनी है। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मैं जिंदल स्टील एंड पावर के साथ जाऊंगा। यहाँ पे जो पुल बैक आया था 50 डेमा पे, वो कंप्लीट हुआ। स्टॉक एक पुल बैक दिखा रहा है, और आज के अगर वॉल्यूम्स देखें तो पिछले 2 दिनों के वॉल्यूम्स भी इसने क्रॉस कर लिए हैं। अच्छा खासा जोन से एक ऊपर आ रहा है, तो 1230 का कॉल ऑप्शन हम लेंगे। लगभग 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है 1230 का कॉल ऑप्शन, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हम 20 रुपए का रखेंगे खाली, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 60 रुपीज के। ओके, जिंदल स्टील ये हो गई ऑप्शंस में पिक अमित जी की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल की कीमतों पर फिर एक बार डिस्कशन, एक बार फिर उबाल पर है। और आज अगर आप देखिए, ब्रेंट का भाव $100 के पार निकल गया। 27 फरवरी से बातें कर रहे हैं हम, तो अब तक कीमतों में अगर आप देखें तो करीब करीब 37% की तेजी आ चुकी है। और ऐसे में कैसा है बाजार और कहां तक जा सकते हैं भाव, ये बताने के लिए हमारे साथ मनीषा जी मौजूद है। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। और लगातार ब्रेंट पर चर्चा हो रही है, 37% का इजाफा हमने देखा, यहाँ से और कितनी तेजी भरेगा ब्रेंट? वेल एब्सोल्युटली, कच्चे तेल की बात सुबह से शाम तक हम यहाँ पर कर रहे हैं, और आई थिंक 28 फरवरी से लगातार कर रहे हैं। जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है, आई थिंक 10 से 20% की मूवमेंट यहाँ पर रोजाना देखने को मिल रही है। और अब तक अगर इस साल की बात की जाए तो हम $60 नीचे में और $120 ऊपर में, ये एक $60 की रेंज बना चुके हैं एज ऑफ नाउ जो स्थिति है। और जिस तरह से लेटेस्ट स्टेटमेंट्स IEA की तरफ से आई हैं कि 400 मिलियन बैरल का एक रिकॉर्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिलीज यहाँ से हम बनता हुआ देखेंगे। वेल 172 मिलियन बैरल्स यहाँ पर US से आएगा, और इसमें से जो 80 मिलियन बैरल है वो यहाँ पर जापान की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाजार भी इसे 2 तरीके से देख रहा है। एक तो ये कि अगर ये अब किए जाने की जरूरत है और ये कच्चा तेल शायद अगले हफ्ते तक बाजार में आना शुरू होगा, तो क्या ये मान के चलें कि वॉर थोड़ी और लंबी रह सकती है, और इसी वजह से बाजार ने यहाँ पर ये फिर से ऊपर का रिएक्शन दिया है। दूसरी चीज ये है कि बार बार तो IEA इस तरह के रिलीजेस नहीं कर पाएगा, और ये कच्चे तेल की बात है, गैस को लेके जो इश्यूज हैं उसका रेजोल्यूशन अब तक भी यहाँ पर नहीं निकला है। और तीसरी बात ये कि जो ये IEA रिलीज यहाँ से करेगा, ये अलग अलग डेस्टिनेशंस पे है, रिफाइनर्स को ये कब मिलेगा, कब ये रिफाइन होगा, कब बाजार इसे यूज कर पाएगा, तो ये कुछ चीजें हैं जिसका कंसर्न अभी भी यहाँ पर मार्केट्स में है। साथ ही साथ जिस तरह से ईरान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खबरें आ रही हैं, हम जानते हैं कि वहां पर इराक के
के 2 जहाज़ों की तरफ वहाँ पर कंसर्न है। एक थाईलैंड को भी यहाँ पर बिलोंग करता था। कुछ लाइफ्स भी वहाँ पर लूज हुई हैं। खबरें ये भी हैं कि ईरान वहाँ पर वाटरवेज में माइंस बिछा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के चलते भी जो जियोपॉलिटिकल या फिर वॉर प्रीमियम कच्चे तेल पर है वो ऑन द हायर साइड है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि हम काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स तो सब जगह से आता हुआ देख ही रहे हैं। एक तरफ यूएस कह रहा है कि वॉर बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पिछले 3-4 दिन से ये कह रहे हैं, तो बाजार थोड़ा सा उसको भी डिस्काउंट कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि यहां से कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने ही नहीं देंगे और $200 तक यहां पर कच्चे तेल के प्राइसेस जा सकते हैं। हम लगातार चैनल पे कई एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं जिनका मानना है कि क्रूड के भाव यहां पर $150 तक भी जा सकते हैं अगर ये वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट 2 हफ्ते यहां पर और भी चल जाता है। हालात नहीं सुधरे तो हम ऑफकोर्स यहां पर तेजी बनता हुआ देखेंगे। तो 125 से 150 ऊपर की तरफ के लेवल्स अब काफी लोग यहां पर कहने लगे हैं। ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो नियर टर्म सपोर्ट है, अगर हालात सुधर जाते हैं तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कच्चे तेल के प्राइसेस 60s में चले जाएंगे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि $80 प्रति बैरल एक नया नॉर्म है। एज ऑफ नाउ बाजार की जिस तरह की स्थिति है, ये लेवल डिफेंड होता हुआ नजर आएगा। ओके, अच्छा मनीषा जी, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप जो आपने बात की कि IE का जो स्टोरेज से क्रूड निकलेगा, कब ये मार्केट्स में पहुँचेगा, कब रिफाइन होगा, है ना। मनीषा जी, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है, चाइना कितने रिजर्व्स होल्ड करता है, स्पेशली एशियन मार्केट के लिए। चाइना के रिजर्व्स कितने, मतलब क्या अल्टीमेटली ऐसी स्थिति जब आ जाए कि भाई अभी तो देखिए आपके और मेरी सबकी सोच से अगर आप देखिए वॉर लंबी चल रही है, ईरान का अभी भी अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो कोई झुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो चाइना की सप्लाईज कितनी मैटर करेंगे आगे चल के? वीरू, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वो नंबर्स एब्सोल्युटली हमें याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हम IEA के मेंबर्स देखें जो कि 32 मेंबर्स हैं, तो उनके पास टोटल 1.2 बिलियन बैरल्स कच्चा तेल है, जिसमें से 400 मिलियन उन्होंने यहाँ पर रिलीज किया है। क्या IEA बार बार कर पाएगा ये चीज? जी नहीं। 1.2 बिलियन बैरल्स के अलावा उनके पास 600 मिलियन और भी है जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के लिहाज से, गवर्नमेंट्स के लिहाज से उनके पास वो 90 दिन का जो कच्चा तेल इन कंट्रीज के पास होना चाहिए, वो ये तेल है। अब इसको साइड में रखे सिर्फ चाइना की बात करें तो चाइना के पास 2 बिलियन बैरल से ज्यादा का तेल है। रिमेंबर, चाइना ने पिछले पूरे साल रोजाना तेल खरीदा है, तो कम से कम 350-400 मिलियन बैरल्स उन्होंने पिछले सिर्फ 1 साल में ही खरीद लिए हैं। तो चाइना के पास अच्छा खासा स्टॉक है और अगर चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी कि विद इन एशिया वो यहाँ पर क्रूड देने को तैयार है, तो हम एक प्राइसेस में गिरावट आता हुआ देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ चाइना की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि चाइना ने कहा है कि वो एक्सपोर्ट सिर्फ क्रूड का नहीं, क्रूड प्रोडक्ट्स का भी बंद कर देंगे, क्योंकि दे वांट टू सिक्योर देयर ओन कंट्री। तो उसका भी एक इंपैक्ट ऑफ कोर्स यहां पर मार्केट्स में है। तो चाइना के पास अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, लेकिन क्या वो मार्केट्स में हैं उसको लेकर? नहीं। अभी वो मार्केट में उस तेल को लेकर आया, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तस्वीर को बहुत क्लियर कर दिया। एंड एज ऑफ नाउ इट्स 98 एज ऑफ नाउ। और याद रखिएगा, ये हमारे कंफर्ट जोन से कतई 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 कर आप देखें बाहर है। कल हम 86 पे खुशी मना रहे थे, आज 98 है जनाब। हम 87 पे भी राहत नहीं महसूस कर रहे थे। कल का क्रैक देखा आपने, और एक बार लेके आइए 98 पर क्रूड और सिंकिंग फ्यूचर्स। आप एक बार यूएस फ्यूचर्स को लेके आइए। देखिए यूएस फ्यूचर्स, आप कहेंगे कि यस, सुबह जब आप मेंशन कर रहे थे इट वाज डाउन अबाउट 450 पॉइंट्स, नाउ इट्स 250 मेरे ख्याल से, है ना। रिकवरी है, बट श्रेया, ये जो क्रूड का हैंडओवर है ना, और स्पेशली जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी नरमी का कोई रुख नहीं है। और आप देखिए, बात करते करते निफ्टी एट डे लो 23665 शेयर। टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन और तेल कर रहा है सर मार्केट का खेल खराब। जिस तरीके से यहाँ पर इजाफे $80 अब न्यू नॉर्मल हो चुका है। कहाँ सर 60-67 पे हम चर्चा करते थे, है ना, अब 80, अब 150 की बातें हो रही है। मैं पूछ रही थी ऑफ एयर मनीषा जी से कि 150 जब फिर आ जाएगा तो फिर क्या स्थिति होगी सर? क्योंकि अभी देखिए 100 पर ऐसी मार्केट की हालत। 100, देखिए श्रेया, बस ईश्वर से कामना कीजिए कि और 5-7 दिन में मामला सिमट जाए, है ना। वरना 130 के बाद तो सरकार को भी प्राइस हाइक लेना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, पास ऑन तो करना ही पड़ेगा ना एक समय तक। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो ये कह रहा हूँ 150 ना ही आए तो अच्छा है। $147 प्रति बैरल स्क्रीन पे मैंने एक बार देखा है, एग्जैक्टली वो याद नहीं है मेरे को कब लेवल था, बट $147 पर बैरल मैंने देखा है। डेट बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल ये स्थिति, और सबसे ज़्यादा डेंट कहाँ पड़ा है आज? तो बैंक्स है, ऑटोज़ हैं, प्राइवेट बैंक स्पेशली अगर आप देखें
रियल्टी और एफएमसीजी भी इस लिस्ट में शुमार है। अच्छा, रुचित जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट ने फिर जो रिकवरी दिखाई थी उसको फिर गवाता हुआ, और ऐसे में आपका ट्रेड आइडिया क्या होगा? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मार्केट्स के ट्रेंड के साथ ही जाएंगे और नो हम देख रहे हैं कि ऑटो एक ऐसा स्पेस रहा है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा वीकनेस रही है। इनफैक्ट काफी समय के बाद में निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने कंफर्टेबली अपने 200 दिन के ईएमए को ब्रीच किया है, जो बिल्कुल पॉजिटिव साइंस नहीं है। सो विद इन द ऑटो स्पेस टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। ऑलरेडी एक थोड़ा अंडर परफॉर्मर था और आज जो रिसेंट स्विंग लोज बनाए थे वो स्विंग लोज भी ये स्टॉक ने ब्रेक किए। सो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के फ्यूचर्स शॉर्ट कर सकते हैं 333 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के, और 312 के टारगेट्स हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 325 पे आपका एक शॉर्ट कॉल 3% नीचे आके ट्रेड करता हुआ एक बार लेके आई डायरेक्टर साहब निफ्टी ऑटो। अभी देखिए प्रकाश सर ने एक बाय कॉल दी थी सीए पे, बट निफ्टी ऑटो 25,145 पर डेढ़ ऊपर आके ट्रेड कर रहा है और बीते 10 मिनटों में जनाब ऐसी सेलिंग है यहाँ पे। 280 से ये इंडेक्स ट्रेस होके 140 और डेढ़ ऊपर, और याद रखिएगा ये आ चुका है अब ऑलमोस्ट 22 अगस्त 2025 के बाद कब तक के सबसे लोवेस्ट लेवल पे। एक बार मारुति स्क्रीन पे लेके आइए। मारुति क्रैक होता हुआ बहुत गंभीर तरीके से, ये दोधारी तलवार है देखिए ऑटो के लिए। एक तो तेल महंगा, ऊपर से मारुति मेरे ख्याल से इसका पूरे के पूरे अरब कंट्रीज़ के अंदर लगभग 10 to 12% एक्सपोजर भी है। अमित जी, आपकी राय क्या है? मारुति कहाँ जा रहा है अब? 13,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो भी अंदर थ्रेट है अब। बीरेन जी, देखिए वीकली चार्ट्स पे जो सपोर्ट था 200 EMA के नीचे तो वैसे ही ट्रेड कर रहा था। जो वीकली चार्ट पे सपोर्ट लगभग 13,400-500 का आता था, मारुति ने वो भी ब्रीच कर दिया है। जिस हिसाब से यहाँ पे प्रेशर और सेलिंग बनी हुई है, मुझे लगता है कि 12,600 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 13,250 का। मारुति सुजुकी और आज मारुति सुजुकी, इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट देख रही थी मारुति सुजुकी पर, टारगेट प्राइस यहाँ पर भी कट किए गए हैं और इसने अगर आप देखिए ऑटो स्पेस में तो सबसे कम रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो मारुति सुजुकी पेन में है। बजाज ऑटो एक बार लेकर आएगा फिर से। महाराष्ट्र की खबर के बाद फिर टूटा था और आज देखिए थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार लेकर आइए महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है आज की गिरावट में। यहाँ पर क्या राय होगी अरुण कुमार मंत्री जी? महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट अगर आप देखें, डेज हाई से फिसलता हुआ फिर अगेन डेज लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी, 4% का आज भी डेंटिस पर। श्रेया जी, काफी ओवरसोल्ड है, पर यहाँ से भी रूम बनता है। एटलीस्ट 40-45 रुपए की गिरावट आ सकती है। 3070 3080 एक सपोर्ट था, स्टॉक उसके नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कल भी अगर क्रूड की ऐसी स्थिति रहती है तो ऑटो स्टॉक्स में और गिरावट आ सकती है। तो 2980 3000 इसके आसपास स्टॉक जा सकता है। वहां से हो सकता है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आपको देखने को मिले, पर फिलहाल स्टॉक में वीकनेस है और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है 3000 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी 3000 तक के लेवल को भी छू सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी गिर रहा है ये स्टॉक और गिरावट अब बढ़ सकती है। और इनफैक्ट गैस सप्लाई संकट का भी ऑटो सेक्टर पर असर पड़ेगा और लगातार दूसरा दिन हम ये देख रहे हैं जब ऑटो में तेज बिकवाली है। इंडेक्स आज भी 2.5% डाउन है। एक बार नोमुरा की रिपोर्ट आई है ऑटो स्पेस को लेकर और काफ़ी चिंता जाहिर की गई है, कुछ बातें कही गई हैं। डिटेल समझ लेते हैं ऊपर से ऊपर। गुड आफ्टरनून। ऑटो स्पेस पर किसकी रिपोर्ट, क्या बातें कही गई? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। नोमुरा की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। हम जब बात करते कि गैस में शॉर्टेज, तो बाकी सारे स्टॉक्स तो डिस्कस कर लिए, लेकिन ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जिस पर एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है नोमुरा की तरफ से। उनका कहना है कि बड़ी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्लियरली उनका कहना है कि जो इनके प्रोडक्ट होते हैं उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है जिसमें गैस का उपयोग होता है। प्रोडक्शन पर जो है, प्रोडक्ट के जो प्रोडक्शन है वो शॉर्टेज की वजह से इस प्रोडक्शन पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल पेंट देखे, फर्नेसेस देखे, हीट ट्रीटमेंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो पूरा एक कार बनाने के लिए या कमर्शियल व्हीकल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें अगर शॉर्टेज होती है गैस की तो इनके प्रोडक्शन पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सिर्फ ऑटो ही नहीं, ऑटो OEMs पर भी गैस सप्लाई की शॉर्टेज का असर देखने को मिलेगा।
स्पेसिफिकली जो कंपनीज अपनी पीक कैपेसिटी पे काम कर रही है या अपने लाइक 100% या 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रही है, उन कंपनीज पर इनफैक्ट ज़्यादा असर दिखने वाला है। और एक लिस्ट भी बनाई है नोमुरा में किस पे कितना असर होगा। सबसे ज़्यादा असर उनका कहना है ऑटो कंपनीज में मारुति, M&M, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, ये कुछ नाम है जहाँ पे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी रनिंग है वो ऑलमोस्ट 100% है या क्लोज टू पीक लेवल्स पर है, जिसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट इन पर देखने को मिल सकता है। ऑटो एंसिलरी या OEMs की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर, उनो मिंडाया और साथ ही साथ भारत फोर्ज कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट, कमज़ोरी नज़र आ रही है, इसी वजह से कि गैस सप्लाई का इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर भी दिखेगा। शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। तो गैस संकट का असर ऑटो स्पेस पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार 2 दिन से देखें आप तो 3% के करीब ये इंडेक्स गिरता हुआ। अच्छा, वक्त हो रहा है 4 का चौका का। एक टीज आपके लिए लेकर आ जाते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल जी से, फिर चार्ट का चमत्कार लेंगे हम रुचित जैन जी से, FNO सुपरस्टार के लिए सचिन जी के पास चलेंगे और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्वेदी जी से लिया जाएगा। तो शुरुआत कीजिए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए बजाज फाइनेंस के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो बजाज फाइनेंस का 870 का पुट ऑप्शन 870 वाला पुट ऑप्शन लेंगे। 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 45 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, बजाज फाइनेंस की पुट ऑप्शन डेट सब स्ट्राइक रखिएगा स्क्रीन पे ताकि विजन क्लियर हो जाए काफी हद तक। यस, 870 की पुट ऑप्शन। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, यहाँ पर कमेंस इंडिया में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर डेवलप हो चुका है, एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, एंड जिस तरीके से डेटा है, एक अच्छा स्क्वीज के बाद ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड हो रही है, तो एक एक्सटेंडेड मूव एक्सपेक्टेड होगी 49.50 तक की। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं कमेंस इंडिया के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 47.15 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। कमेंट्स हो गई है FNO सुपरस्टार में पिक सचिन जी की। रुचित जी, चार्ट का चमत्कार के लिए क्या देख रहे हैं आप? ये NTPC में खरीदारी की सलाह रहती है। एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर हमने स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ देखा है, और ऐसे मार्केट में भी स्टॉक अपने स्विंग हाइस को सरपास करा है, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे 379 के नीचे स्टॉप लॉस के NTPC में खरीदारी करे 410 के टारगेट्स के लिए। ओके, NTPC। चलिए भाई, काम करते हैं आज का लेते हैं मिड कैप फंड आशीष से। आशीष का पिक कर रहे हैं आप? तो इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। ऑप्टिक फाइबर्स में हमने देखा कि पिछले करीब करीब 1 साल में 300% की तेजी ऑप्टिक फाइबर्स के प्राइसेस में देखने को नजर आई है, और चाइना में जो फाइबर्स के प्लेयर्स है वहां पर पे बहुत ही बड़ा रनअप हमें उनके स्टॉक प्राइसेस में देखने को नजर आया। अब इंडिया के अंदर में अगर से देखें तो स्टरलाइट टेक एक ऐसी कंपनी जो एक्स ऑफ चाइना अगर से आप देखें तो 8% मार्केट शेयर ऑप्टिक फाइबर्स के अंदर में रखती है, और जिस तरह से जीपीयूज के अंदर में ऑप्टिक फाइबर्स की डिमांड है वो ऑलमोस्ट 16 से 20 गुना जो है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑप्टिक फाइबर्स की नजर आती है एज कंपेयर टू जनरल सीपीयू। तो क्लियरली हमें लगता है कि यहाँ पर पे टेलविंड सेक्टर की काफी स्ट्रांग है, ऑप्टिक फाइबर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और स्टरलाइट टेक में मंथली चार्ट पर आप देखेंगे इसका प्राइस रिफ्लेक्शन भी क्लियरली नजर आ रहा है। एक मंथली चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट देखने को नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ करंट लेवल्स पर और थोड़ी डिप्स पर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 185 पे मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 250 रुपए तक के स्तर मुझे लगता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पसंदीदा स्टॉक आशीष चतुर्वेदी जी का मिड कैप फंडा के लिए। चलिए एक रीकैप 4 का चौका का लेकर आ जाते हैं। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, मानस जी की तरफ से आया स्टॉक बजाज फाइनेंस। आपको 870 का पुट लेना है, काफ़ी कमज़ोर इस पूरी स्पेस में बजाज फाइनेंस नजर आएगा। 45 का टारगेट है, 18 का स्टॉप लॉस लगाना है। FNO सुपरस्टार के लिए सचिन जी को पसंद आ रहा है कमेंस, यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 4950 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 4715 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए NTPC चुना है रुचि जी ने। आज का पसंदीदा स्टॉक बन गया है NTPC, कई बार डिस्कस हुआ। 410 के टारगेट हैं, 379 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मिड कैप फंडा के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अभी आप पसंद किया आशीष चतुर्वेदी जी ने। 250 के टारगेट प्राइस एक्सपेक्टेड है, 185 का लगाना है स्टॉप लॉस।
तो ये बात हुई 4 का चौका की। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड CEO दीपक शेनॉय, जो उनसे होगी चर्चा, लेकिन छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। लगभग 3 बजे का वक्त है बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी, लेकिन उससे पहले जरा एक बार निफ्टी देख के आइएगा। इट्स 23644। जब शेयर मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, हमने जो ओपिनियन शेयर किया था आपसे 2 बजे 745 का प्राइस था, 23745 सेल राइज। और अभी अभी जब हम सस्ता ऑप्शन ट्रेड या फिर जो चार्ट का चमत्कार पिक करते हैं, निफ्टी ने लो लगाया 23600 का। याद रखिएगा इट्स एन एक्सपायरी डे, सो 23600 23500 एक क्रिटिकल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, बट मोर लेस उस डायरेक्शन में निफ्टी कमिटेड रहा, सनराइज ट्रेड मिला। चलिए अब विषय को बदलते हैं और दीपक शेनॉय, फाउंडर एंड CEO कैपिटल माइंड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी तो मतलब 100 का ऑलमोस्ट क्रूड देख ही चुके हैं। मतलब आप जब लास्ट टाइम हमारे साथ इस गुफ्तगू में थे तो कहाँ 66-65 की ट्रैजेक्टरी। इस वॉर ने पूरे के पूरे डायनेमिक्स चेंज कर दिए मात्र 1 हफ्ते के अगर आप देखें अंतराल में। और मेरे ख्याल से किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था दीपक जी कि ये वॉर इतना लंबा चलेगी, ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। और खुद वॉर का एक पार्ट ईरान वो कह रहा है कि जनाब लेट्स प्रिपेयर फॉर $200 पर बैरल। तो ये मार्केट जा किस तरफ रहा है? अभी हम कुछ देर पहले क्रूड डायनेमिक्स की बात कर रहे थे, आईए की सप्लाई आएगी 1 हफ्ते बाद आएगी, चाइना कोई सप्लाई देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगले 1-1.5 हफ्ते कितने आपको फियरसम लग रहे हैं? फियरसम लग तो रहा है जी। मैं सच कहूँ तो जब पहला दिन वॉर का था, मैंने एक ट्वीट डाला था, उसमें कहा था कि हम कह नहीं सकते कितना लास्ट करेगा। हमें ये लग रहा था रशिया और यूक्रेन के टाइम पे जब 2022 में उनका वॉर चला था, इसी टाइम फ्रेम में फरवरी मार्च में, आई थिंक तब ये था कि 1-2 महीने चलेगा, उससे ज़्यादा क्या चलेगा। अब देखिए 4 साल हो गए, वो अभी भी चल रहा है। और अब थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड में रेलेगेट हो गया है कि अच्छा कोई नहीं, वो चल रहा है तो चल रहा है, कोई वर्ल्ड ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ईरान ने एटलीस्ट ये पोजीशन लिया है कि आप हमारे साथ वॉर करोगे तो हम सबके साथ वॉर करेंगे। और वो एक तरह से उससे आई थिंक वो जो ऑयल का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से काफ़ी देशों को तकलीफ भी हुई है, सप्लाई में शॉर्टेज भी हुई है। जहाँ पे इंडिया में हमें LPG की शॉर्टेज है थोड़ी सी। आई थिंक ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं और इवेंचुअली सप्लाई का जो रीडायरेक्शन है वो हो जाएगा एट सम लेवल। इस वॉर का मतलब अगर इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे ये नहीं लगता कि ये वॉर हमेशा के लिए खत्म होगा। आई थिंक हॉस्टिलिटीज हमेशा बनी रहेंगी उस वक्त, बट उस जगह पे। पर इवेंचुअली वर्ल्ड अपने ऑयल का जो सप्लाई है वो चेंज कर देगी। अपने इंडिया का भी जो सप्लाई है अभी जो नहीं आ रहा है वो आई थिंक इवेंचुअली आ जाएगी। अब शायद बीच में हमें 100, 120, 150 का भी ऑयल अगर देखना पड़े तो हम शायद देख सकते हैं 1-2 दिन में। लेकिन इवेंचुअली ऑयल सप्लाई विल नॉर्मलाइज। लेकिन ये जो वक्त है आई थिंक थोड़ा से पैनिक में ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, स्टॉक के प्राइसेस भी गिर रहे हैं। लेकिन जितने पैनिक से ऑयल के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं उतने पैनिक में और इंडिया के जो स्टॉक के प्राइसेस उतने नहीं चेंज हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ही है क्योंकि इवेंचुअली नॉर्मलाइजेशन होगा। हमने हर वॉर और हर कॉन्फ्लिक्ट में यही देखा है कि पहले पैनिक होता है और उसके 2-3-4 महीने बाद फिर नॉर्मलाइजेशन आ जाता है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट अभी के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबसे ये बॉटम है या ये टॉप है ऑयल का। वो उसका आई थिंक नतीजा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इवेंचुअली मार्केट को देख के रिएक्ट करना पड़ेगा। ओके दीपक जी, गुड आफ्टरनून। आपने तो ओवरऑल ऑयल पर अपना व्यू रखा, लेकिन मेरा सवाल आपसे मार्केट को लेकर है। एमफी का डेटा आया, SIP के नंबर्स भी कम हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि समझ नहीं आता टॉप क्या है बॉटम क्या है। हम कहते हैं कि बाय द डिप्स, लेकिन डिप्स ही समझ नहीं आता। लेवल्स पे लेवल्स टूट रहे हैं, मार्केट
पे, तो करना क्या है इस मार्केट में? पैसे बचाना है या फिर पैसे लगाना है? अभी डिप्लॉय कर ले सारे पैसे या फिर निकाल कर हम कैश में बैठे? क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है सर इस मार्केट में? शायद जी मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं उल्टी तरफ से देखिए, आप अगर वो चीज करें कि अभी बेच दो सारा कुछ और फिर बाद में खरीदो, ये बाद में कब आएगा? क्या आपको लगता है कि यहाँ से और 10% नीचे फिर आप खरीदोगे, फिर और अगर 10% नीचे गिरा फिर आप फिर परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे आप फिर फिर से बेचने का प्लान बनाओगे? ये वाला जो स्ट्रक्चर है कि इस चीज पे अभी बेचो और बाद में खरीदो, ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि बेच तो सकते हो लेकिन खरीदने का टाइम किसी को नहीं पता होता है, और आपको पता नहीं है कि क्या अगले हफ्ते ही खरीदना है। जैसे कोविड में हुआ कि 1 महीना ही डाउन हुआ था और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया था, या फिर आप 6 महीने और वेट करो और फिर खरीदो। ये वाला पार्ट ना मुझे यकीन है कि मैं बता सकता हूँ कि कॉन्फिडेंटली कि ये होगा, ना आई थिंक किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा इसमें कि एग्जैक्टली टाइमिंग क्या होगा। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आपने अगर अभी तक जितना अपना इन्वेस्टमेंट प्लान था उसमें आपकी इक्विटी शायद थोड़ी सी कम हुई होगी, तो उसको अभी बढ़ाने का टाइम है ओवर अ पीरियड ऑफ से 6 to 8 months। ये नहीं कि आप इमीडिएटली सारा कुछ डाल दें, हमें भी पता नहीं है बॉटम का है, तो थोड़ा सा पैसा एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट, मैं कहता हूँ 3 से 12 मंथ के अंदर आपको वो जो इंक्रीज या फिर आपको अपने इक्विटी पोजीशन को वापस लाना है, वो उस वक्त पे लाना होगा। आप अगर स्टॉक्स पे कर रहे हो तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में और ज़्यादा आएंगी और आई भी हैं, और उसमें आपको बस लॉन्ग टर्म में जो आपके स्टॉक्स अच्छी लगे, जो आपको लग रहा था कि आपने पहले नहीं खरीदी हो या फिर क्योंकि आपको लगा कि एक्सपेंसिव हो, तो उसमें अभी बिल्ड अप पोजीशन करने का टाइम है। वो भी आपको अभी इमीडिएटली नहीं करना है, आप आई थिंक यू टू पेस इट ओवर 3 to 12 months। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि देखो, मैं म्यूचुअल फंड से आता हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ, तो हम तो यही बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट ही करना चाहिए। आपके लिक्विडिटी के हिसाब से करना चाहिए। आपको अगर पैसों की जरूरत अगले 6 महीने 8 महीने में हो तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपका 3 साल 5 साल के ऊपर आपका अगर टाइम फ्रेम हो तो फिर आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू इन्वेस्ट नाउ। म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होते हैं वो यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और मेरे ख्याल से फंड डिप्लॉय करने के लिए दीपक जी वेल प्रिपेयर्ड हैं, और वो अपने इन्वेस्टर्स को, दोस्तों को, सहयोगियों को प्रेरित कर रहे हैं। श्रेया, दीपक जी के सीधे हाथ की तरफ दीपक जी की लिखी हुई पुस्तक जो है ना, वो उसका ढेर लगा हुआ है। दीपक जी की डिस्पैच कर रहे हैं क्या आज? नहीं, वो उसमें मुझे साइन करने के लिए दिया गया था और मैं वो थोड़ा सा लेजी हूँ, मैंने साइन नहीं किया है, तो मैं साइन करके मुझे देने हैं किसी को, कुछ हमारे कस्टमर्स को। ओके, तो मैंने देख लिया यहाँ पे, मेरे पे पूरा आउटपुट आता है ना, तो मैंने देख लिया था उसको, मैंने कहा अच्छा छुपाना पड़ गया। इस पुस्तक से मेरे को एक बात याद भी आ गई कि हर बेयर फेज में दीपक जी 1-2 स्टॉक्स, 1-2 सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पोटेंशियल रखते हैं उस पूरे फेज को बाइफर्केट करके डोमिनेट करने में। आपको याद होगा 2008 का वो पेन, मेरे ख्याल से सन फार्मा, हीरो मोटर कॉर्प, मैं उसी को लौटा के अगर आज देखूं तो आज जब मार्केट क्रैक हो रहा है, वी हैव ऑलरेडी वॉलेटेड ऑल क्रिटिकल लेवल्स ऑन निफ्टी बैंक। पावर का आपके चलना, आप कोल को देखिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देखिए, आप इवन कैपिटल गुड्स को देखिए, आप कैपिटल गुड्स एमएनसीज को देखिए, ये अच्छा कर रही हैं। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका किस थीम पर है? शायद मुझे इनमें से अलग थीम्स पे थोड़ा सा इंटरेस्ट है। एक तो ये कि साफ पता लग गया कि लॉन्ग टर्म में इंडिया को अपने डिफेंस जो उन्होंने अपनी हमारी जो खुद की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो रिलेटिवली छोटी है, हम इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो इंपोर्ट्स ये अभी और जायज़ हो गया कि हमें अपने जो डिफेंस के जो प्रोडक्शन है वो अपने अंदर ही रखना चाहिए as much as possible. So I think defense oriented companies में I think there's going to be a long term bull rally over a period of time economically, क्योंकि उनको उनका बिजनेस बढ़ेगा।
इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी स्टॉक्स उनको खरीदो, क्योंकि वो कुछ स्टॉक्स एक्सपेंसिव भी हो सकती हैं, कुछ स्टॉक्स में मतलब वो उतना बढ़ावा नहीं आ सकता, बट वो सेक्टर देखना जरूरी है जहां पे आई थिंक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्टोरी एटलीस्ट हमारे व्यू में वो कायम रहेगी थोड़ी देर के लिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेमीकंडक्टर्स और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इनके भी चांसेस इंक्रीज होंगे बढ़ने के। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप देखें तो इंडिया में ऑयल डिस्कवरीज जो हैं वो रिलेटिवली रिसेंट है, वो कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए। तो कुछ यहाँ पे जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं या फिर ऑयल कोर ऑयल कंपनीज हैं जिसमें क्रूड ऑयल का डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन होता है, उनमें आई थिंक और उनके सब्सिडरी इंडस्ट्रीज में उनमें आई थिंक नियर टर्म में एटलीस्ट 1 to 2 years they will be more focus on. Eventually इन्हीं सेक्टर से डाउनस्ट्रीम कंजम्पशन आता है। आई थिंक थोड़ी देर बाद कंजम्पशन भी आएगा, लेकिन अभी के लिए आई थिंक वक्त उतना अच्छा नहीं है, एटलीस्ट नेक्स्ट 3 or 4 months। तो आई थिंक उनका भी वक्त आएगा जब आप उनको खरीदोगे। तो आई थिंक टाइम करके द सेक्टर्स कैन बी चोजन अप्रोप्रिएटली। लेकिन अभी मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आई थिंक इवेंचुअली रीबिल्डिंग जहाँ पे मिडल ईस्ट में होगा, उस रीबिल्डिंग में काफ़ी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पार्टिसिपेट भी करेंगी। तो उसमें भी थोड़ा सा नियर टर्म 1 to 2 years में उनके भी उनमें भी इन्वेस्टमेंट का मतलब आई थिंक ये रहता है एटलीस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि 1 to 2 years साइकिल के लिए, क्योंकि ऑर्डर्स वहाँ से बढ़ेगी। बट ये सेक्टर्स हैं, आई डोंट थिंक कि ऑटो और जो बाकी कंपनीज हैं और बाकी सेक्टर्स जो आपने बताया उसमें उतना इंटरेस्ट आज होना चाहिए। यू शुड थिंक ऑफ 1 साल बाद क्या होगा और उस दौरान कौन सी कंपनीज में मतलब सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। मुझे अभी भी लगता है डिफेंस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करती हैं। ओके दीपक जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आज जो इस मार्केट में पावर दिखा रहे हैं वो है पावर स्टॉक्स। एनएचपीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया ने पिछले कुछ सालों से उतना कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये वक्त है, सही वक्त है यहाँ पर हाथ लगाना चाहिए? तो एक आई थिंक एक ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो कंपनीज जो पावर प्रोड्यूस करती हैं उनके सोर्सेज डिस्पैरेट होते हैं। मतलब जो फाइनेंस कंपनीज है वो अलग है, पर आई थिंक प्रोडक्शन वाली जैसे एनटीपीसी पावर जनरेशन है उनमें उन्होंने 2 चीज़ें की। एक तो कोल का उनका प्लांट्स है, एंड देन दे हैव ऑल्सो गॉट फ्रॉम न्यूक्लियर विच आई थिंक दे शुड इम्प्रूव। ये वाले दिस विल डू वेल, बट इनके पीस हमेशा लो ही रहती हैं इन द लॉन्ग टर्म। तो आप ज़्यादा उनको एक्सपेंसिव बनाएंगे तो आई थिंक उसमें डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। लेकिन आई थिंक दिस आर वेरी स्टेबल कंपनीज, क्योंकि डिमांड और सप्लाई इनमें काफ़ी स्टेबल ही है। कैपेसिटी के बारे में, कैपेक्स एक्सपेंशंस के बारे में अगर आप पूछें तो इन सारी कंपनीज ने थोड़ी सी की है एटलीस्ट द पावर सेक्टर में। एंड 5 years 6 years में आई थिंक इनकी कैपेसिटीज यूटिलाइजेशन में ज़्यादा यूज होंगी, लेकिन इनका ग्रोथ स्लो ही होगा। तो इनको ज़्यादा आप अगर पी रेशियो देंगे देन आई थिंक देयर इज मोर स्कोप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। बट आज के दिन में आई थिंक कोई कंपनी अगर स्टेबल भी हो तो अच्छी दिखती है, लेकिन आपको ये नजरिया रखना पड़ेगा कि वो मतलब वो हाई ग्रोथ वाली कंपनीज नहीं है। अच्छा दीपक जी, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ से। आई मीन कुछ चीज़ें बाजार के साथ कोलैप्स हो रही हैं, क्रूड सबके लिए कंसर्न है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट और उनके शीट्स ने जो निर्णय लिए उसके चलते ख़राब हो रही है। मैं जिस सेगमेंट पे जा रहा हूँ दैट्स आई मीन न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी, उसमें आप एटर्नल की मैनेजमेंट ने जो किया या फिर जो दीपेंद्र गोयल साहब वहाँ से मतलब वो जो छत्र छाया थी वो एटर्नल के पास नहीं है शायद, है ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एटर्नल पे। आप इन न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी को अपने फंड्स में कैसे डील कर रहे हैं इस वक्त? तो इनमें कुछ स्टॉक्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है ज़रूर कि जो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे काफ़ी एक तो एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन में, लेकिन वो एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा आना था। अगर वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि ग्रोथ उतना है, जो 40-50% आप अगर ग्रो कर रहे हो, तो उस हिसाब से आई थिंक एक्सपेंसिव
प्राइसेस भी दिए जा सकते हैं अगर आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी हो। आई थिंक टेम्पोररी ग्रोथ प्रेशर्स होंगी इन बिजनेसेस में कुछ, अगर रेस्टोरेंट में एग्रीगेटर्स वाली बिजनेस है, रेस्टोरेंट एग्रीगेटर्स अभी के लिए आई थिंक उनमें तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि कमर्शियल गैस रोका गया है, तो कुछ में भी 1 महीने के लिए उनमें उनकी ग्रोथ में थोड़ी सी मतलब थोड़ा ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये वाला जो सेगमेंट है या फिर क्विक कॉमर्स वाला सेगमेंट है वो अच्छी तरह से ग्रो करता है, देन दे आर स्टिल इंटरेस्टिंग प्लेस। बट इनमें आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री अच्छी लगती है, आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, और अगर आपको इनमें जो ग्रोथ नजर आती है वो नजरिया आपका चेंज नहीं हुआ है कि ग्रोथ है इन द लॉन्ग टर्म। कुछ कंपनीज ने कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी दी है क्योंकि उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे आई थिंक नॉर्मली बाइंग इज ऑल्सो डिफिकल्ट। और कुछ जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें ये भी है कि उनका लॉक इन अराउंड मई और जून के अंदर वो खत्म हो रहा है, उनके प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स वाला लॉक इन। तो उसके बाद हमें पता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा आएगी, तो हम थोड़ा सा उसके लिए वेट करेंगे कि वो आ जाए, प्राइस में वो स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि अगर कोई वीसी को अगर किसी को बेचना ही है किसी भी प्राइस पे, तो वो फंडामेंटल्स देख के नहीं बेचते हैं, वो ऐसे ही बेच देते हैं। तो इसलिए प्राइस का कम होना अराउंड द लॉक इन ओपनिंग टाइम काफ़ी नॉर्मल है। तो उसके लिए उनके लिए वहाँ हम थोड़ा सा वेट करेंगे, लॉक इन के बाद उनको एनालाइज करेंगे थोड़ी देर से। लेकिन ये ज़रूर है कि आप इनको राइट ऑफ ना करें, क्योंकि ऐसी कंपनीज उन्होंने बिहेवियर ही चेंज कर दिया है। कुछ इन कंपनीज की वजह से आपने शायद अपने किराना दुकान से आपने इतना सारा सामान नहीं लेना, आप नहीं ले रहे हो अभी, क्योंकि आपको 10 मिनट में उसी किराना दुकान से या उसके पास वाले दुकान से somebody is delivering to your house in 10 minutes। वो बिहेवियर चेंज लाना आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल टास्क जितनी बड़ी कंट्री इंडिया है। तो इनको राइट ऑफ ना करें। आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट कि उनके फंडामेंटल्स को देख के, उनके ग्रोथ को देख के एनालाइज करके उनको लिया जाए। बट सारी न्यू एज कंपनीज एक ही चीज़ नहीं करती हैं और सारी न्यू एज कंपनीज एक तरह की नहीं होती हैं। तो आई थिंक स्टॉक सिलेक्टिव ही होना पड़ेगा यहाँ पे। ओके दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी ग्राहक खुल के रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी को लेके आइए, इट्स 23649। कल की रिव्यू देखिए, मैंने आज सुबह भी आपसे बात कही थी कि टेक्सचर, ये मंडे को भी बात कही थी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, और इवन थर्सडे की मॉर्निंग में भी। कमजोरी, स्ट्रेंथ, वीकनेस को, सनराइज को और बाय ऑन डिप्स को बाइफर्केट करने का एक ही मेरे पास माध्यम है, और वो आपके पास भी होगा। चार्ट्स को देखिएगा, 24,000 एंड मोर प्रिसाइसली 24040, दैट 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज जो आपके पास और मेरे पास है इस वक्त नहीं है। मतलब सुबह मैंने कहा था सेल एंड राइज, शेयर मेरी बातचीत हो रही थी 2 बजे के आसपास, 2:05 पे मैंने कहा सेल सेल सेल, और 12 बजे एग्जैक्टली फ्यूचर्स एक्सप्रेस में क्या कहा था, द मोमेंट यू विल सी ऑन द स्क्रीन 790 और 830 सेल, और वहां से आप देखिए क्या खूबसूरत सेल मिला। बट मैं फिर कह रहा हूं, ओवरनाइट सेल ले जाना अच्छी बात नहीं है। जब आपको इंट्राडे में 100, 150, 200, देखिए हमें फोकस करना है 150-200 पॉइंट के स्विंग पे, अगर ठीक ठाक तरीके से आ जाए 150-200 पॉइंट आज कमाए और कल ओपनिंग के वक्त अगर 300 पॉइंट चले जाए तो वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। इट्स बेटर गो न्यूट्रल। अब यहाँ पे एक नजदीकी सपोर्ट है 23,500, जहां पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, दे आर वीक, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल है। और नजदीकी रेजिस्टेंस है लगभग आप समझिएगा कि 24,040। तो इट्स बेटर है न्यूट्रल जाएं। कल 23,500 टूटेगा तो फिर शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, या फिर कोई रिवर्सल मिले तो फिर शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, या फिर 24,040 कटे तो फिर स्ट्रेंथ को प्ले करने का मौका मिलेगा। सो इट्स बेटर टू गो न्यूट्रल एट दिस प्राइस। मैं न्यूट्रल जाऊंगा, याद रखिए। कल सुबह फिर स्टैट्स को देखेंगे और फिर बात करेंगे। अच्छा, एक बार स्टैट्स दिखा देंगे जरा कुछ देर में, वो जरा ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाइएगा कि हम किस तरीके से प्रिपेयर जा रहे हैं। लेकिन उससे जब तक आप लोड करते हैं तब तक काम करते हैं, न्यूपुर के पास चलते हैं और डीलर्स क्या सोच रहे हैं उसको एक बार सेंस कर लेते हैं, किन किन स्टॉक्स पे शॉर्ट लॉन्ग का व्यू है उनका। न्यूपुर बताइए।
बिल्कुल फार्मा स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव व्यू है डीलर्स का, लेकिन फार्मा पैक में एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और एचएनआई की तरफ से बिकवाली की राय आती हुई नजर आ रही है। लगातार वहाँ पे जो है आपको शॉर्ट्स बनते हुए दिखेंगे। ये स्टॉक है पिरामल फार्मा। आज देखिए करीबन 7% का डेन डाउन यहाँ पे स्टॉक में नजर आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट देखिए तो 3-3.5% ऊपर आपको दिखेगा। शॉर्ट्स यहाँ पे बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। डीलर्स की डेस्क पे ये बिकवाली की तरफ आज स्टॉक दिखा है। लेकिन दूसरी तरफ आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, ये स्टॉक आप अपने रडार पे रख सकते हैं। डीलर्स की तरफ से यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। हो सकता है एक पॉजिटिव खबर जल्द यहाँ पर आती हुई नजर आए। यहाँ पे जो डीमर्जर कंपनी करने वाली है अपने कारोबार को लेकर, एक पर्टिकुलर कारोबार को लेकर, उसकी एक एनसीएलटी की अप्रूवल पेंडिंग थी। हो सकता है वो जल्द आती हुई दिखे, तो पॉजिटिव खबरों के चलते आइनॉक्स ग्रीन भी फोकस में। इसके अलावा सबकी पसंद पावर और एनर्जी स्टॉक, इंस्टीट्यूशनल की बाइंग हेवी वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रही है। कोल इंडिया, टाटा पावर, पावर ग्रिड और एनटीपीसी, ये चारों ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे इंस्टीट्यूशनल बेस्ड बाइंग हो रही है और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी यहां पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर। इन सभी डीलर्स के अगर आप देखें थॉट्स को स्क्रीन पर रखने के लिए, तो डीलर्स की खरीदारी की लिस्ट में अगर आप देखें कोल इंडिया सुपर स्ट्रॉन्ग, टाटा पावर, ये पूरी की पूरी स्पेस। शुक्रिया नुपुर। एक बार डायरेक्टर साहब वो लेके आइएगा स्लाइड्स, वो जो ओआई वाली है। आइए देखते हैं कि इस ग्लोबल कोलैप्स, क्रूड की मजबूती के बीच में हम किस प्रकार के ऑप्शन सेटअप के बीच में जा रहे हैं। फिर चलते हैं कल के लिए कॉल्स जो होंगी शुक्रवार के लिए। एक बार जस्ट चेक करते हैं। 3 स्ट्राइक्स आएंगे आपके पास 700 पे 34, 30, 54, यानी कुल मिला के ये तो साफ हो गया कि 23,924,000 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा। कॉल राइटर्स वहीं पे ही हैं और पुट राइटर्स खड़े हैं करीब करीब 1 करोड़ के 23,600, 23,500 रुपये। अभी आपने देखा निफ्टी ने डिप लिया और 23,600 से एक छोटा सा रिवर्सल दिया, यानी सिंपली 24,924, ये 24,000, 25,900 टफ रेजिस्टेंस और नीचे 23,500 और 23,600 एक स्लाइट अगर आप देखें तो यहाँ पर सपोर्ट है। ये सेंस मिल रहा है ऑप्शन स्टेट से। एवरेज कोई नहीं इस जोन में, याद रखिएगा। चलिए प्लेट्स पिक करते हैं। मानस, फाइनली कल के लिए क्या कैरी कर रहे हैं आप फ्राइडे फैक्टर के मद्देनजर? जी, तो देखिए कल के लिए एलएनटी के फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लेके जाएंगे। एलएनटी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, फाइनली स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। एक प्राइस सपोर्ट था जो पिछला लो था 37.25 के आसपास, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो एलएनटी के फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस 37.86 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 3600, 3600 रुपए के। ओके, एलएनटी मार्च फ्यूचर्स आपको बाय करना है। प्रकाश सर, आपकी कॉल क्या है? सेल करना है, माफ कीजिए, सेल करना है। सेल ट्रेड है, माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए। प्रकाश सर, आपका ट्रेड? मेरा भी सेल है और स्टॉक का नाम है M&M। ट्रेड करें 3029 पर, 3030 पर, स्टॉप लगाएंगे 3060 पर। फर्स्ट टारगेट 3000, फिर वो भी ब्रीच हो सकता है, मैटर ऑफ टाइम, और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो M&M पर शॉर्ट। ओके, M&M फ्यूचर्स आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे सेल करना है। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी लॉन्ग साइड पे रहेगा। EBB 2 बजे भी रेकमेंड किया था। अब स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6350 का, 6350 का स्टॉप लॉस रहेगा EBB का। कैश के लेवल्स बता रहा हूँ, और टारगेट्स हमारे लगभग 6500, 6550 के रहेंगे। ओके, ABB इंडिया आपका मार्च फ्यूचर्स बाय कॉल है। रुचित, आप क्या कैरी करेंगे? ओके, अरुण, आपका ट्रेड क्या रहेगा फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, पावर ग्रिड में BTST करने की सलाह रहेगी। एक अच्छा ब्रेकआउट 300 के ऊपर देखने को मिल रहा है। 311 तक के टारगेट्स पावर ग्रिड में आ सकते हैं। 300 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। तो पावर स्टॉक्स में मोमेंटम है। मुझे लग रहा है BTST कैंडिडेट के लिए पावर ग्रिड 311 के टारगेट के लिए लेके चल सकते हैं। ओके, पावर ग्रिड। रुचित से संपर्क हो चुका है। रुचित, क्या पिक करेंगे आप? ये BTST के लिए नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करके जी जाने की सलाह है। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे मार्केट में अप ट्रेंड का कंटिन्यूशन रहेगा। 402 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाए 419 के टारगेट्स के लिए। ओके, यहाँ पे नाल्को फ्यूचर्स, नाल्को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर आप देखें ना तो इसने अकेले ही सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। एक बार निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा। इट्स 11865 ऑन निफ्टी मेटल इंडेक्स, और यकीन मानिए निफ्टी मेटल इंडेक्स आज बहुत नज़दीक क्लोज हो रहा है अपने 10 और 20 के। सुबह इंट्राडे लो था करीब करीब मेरे ख्याल से 11,600 का, वहाँ से 865 के आसपास क्लोज हो रहा है।
जस्ट आप एक क्रॉस चार्ट रखिएगा निफ्टी वर्सेस निफ्टी मेटल इंडेक्स, आप देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ, है ना। और बहुत ही शानदार मूव मेटल्स ने वाकई, अगर आप देखें बहुत अच्छा मूव दिया, जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। कहाँ एक इंडेक्स जो है वो 100 बेमार्क नीचे ट्रेड कर रहा है, वहीं पर अगर आप देखें तो ये अभी तक 10 और 20 के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। बहुत खूबसूरत अगर आप देखें तो मूव है यहाँ पे। एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी फार्मा। एक बार निफ्टी फार्मा रखिएगा। निफ्टी फार्मा का सुबह भी मैं जिक्र कर रहा था, हम आज सीधा सौदा में टॉप 20 में ये इंडेक्स अभी भी अगर आप देखें इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास है। लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आई और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो दिसंबर 24 के बाद की जो सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरीज हैं उसके आसपास क्लोज हो रहा है। बट आज रियल एक्शन था, थीम थी पावर, एनर्जी स्पेस, JSW एनर्जी। SRF वॉज अ रिवर्सल, सुपर रिवर्सल अगर आप देखें आज इसने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से पुल बैक दिया। कोल इंडिया, BHEL, टाटा पावर, टोरेंट पावर, JSPL, गेल, नाल्को, REC, मुथूट फाइनेंस सभी काउंटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहा। और एक और चीज़ याद रखिएगा जिसे कहते हैं ना कोर स्ट्रेंथ, लुक एट कमेंस 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर, और ABB करीब करीब 0.25% ऊपर। ये मानस अभी हालांकि इस कार्यक्रम में अमित ने इस पर एक व्यू दिया है, लेकिन मैं एक आपका व्यू भी चाहूँगा यहाँ पर। ये जनवरी 25 से लेकर अब तक की पूरी चैनल कट गई है ना। ये डिलीवरी पे काम करने लायक कितना बेहतरीन स्टॉक है, क्योंकि इस बार की इसकी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी थी। और क्या ये अपने आप को 7400 के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या, अगर साल भर का व्यू हो तो देखिए, अगर हम पिछले करीब एक साल में देखें तो 2 बार स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अब वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसका टारगेट 7200 के आसपास का आता है। करंट लेवल से भी 800 रुपए की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 6000 के नीचे 20 मूविंग एवरेज के नीचे लगाना है। डिप पे भी खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं और 7200 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ABB इंडिया एक तर्क यहाँ पर हमने अमित जी का सुना, वो ट्रेड व्यू था, थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था यहाँ पर। बट आज के सबसे गंभीर कोलैप्सिस में अगर आप देखें तो ऑटो का नाम सबसे ऊपर आएगा। एंड लुक एट मारुति। आज मैंने अपनी टीम में इसको अगर आप देखें तो आशीष के साथ, टीम क्या मतलब इनफैक्ट व्यू होते हैं वो, कि क्या नहीं अच्छा चलेगा और क्या अच्छा चलेगा। आज बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट था। मारुति प्लेसमेंट अगर आप देखें तो उसकी कमज़ोर रखी गई थी और 13,000 के नीचे आप मैं जानते हैं ये मारुति का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, आप सभी को याद होगा कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इसके नंबर्स आए थे, क्वार्टरली नंबर्स, मेरे ख्याल से अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स थे। उसके बाद मारुति ने अपने कई वर्ष के वनवास को तोड़ा था। 4 अगस्त को जो ब्रेकआउट था 12,900 का स्टॉक लगभग आप समझिएगा कि 17,400 हो गया था और वो पूरी की पूरी तेजी लगभग 2 क्वार्टर्स के नंबर की पूरी सिंक हो गई। मारुति तो बहुत ही पेन झेला है मारुति ने 3-4 दिन के अगर आप देखें रिट्रेसमेंट में। खैर आपके सामने मैं रखता हूँ आज की ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स। थोड़ी आपको देखिए परेशान करेगी ये ब्रेथ। और कल मेरे ख्याल से 150 डेक्लाइंस थे, शॉर्ट्स थे। टुडे इज 122, 122 शॉर्ट। लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए 19 में, लॉन्ग था 58 पे थैंक्स टू एनर्जी स्पेस, और शॉर्ट कवरिंग 12 में। एक एक करके स्लाइड लेके आइएगा। लॉन्ग कहाँ पे था इस क्रम में? सबसे ऊपर लॉन्ग में सबसे ऊपर था आपका JSW एनर्जी। शानदार मूव यहाँ पे और इंटरेस्टिंग है, देखने में अच्छा लग रहा है कि SRF में आज लॉन्ग क्रिएट हुए। कोल इंडिया 5% ऊपर, सुपर स्ट्रॉन्ग टाटा पावर लगभग 4.25% ऊपर, टोरेंट पावर करीब 0.4% ऊपर। तो इस पूरे स्पेस में काफ़ी शानदार मूव था। एडेड लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग BHEL, मुथूट फाइनेंस, REC, सुजलॉन, NMDC आप देख सकते हैं। इसमें भी मुथूट ये एनर्जी स्पेस का अगर आप देखें बखूबी कंट्रीब्यूशन था। पिरामल फार्मा, इंडसइंड बैंक, एम्बर, TVS मोटर्स, वरुण बेवरेजेस सब में एक शॉट बना, बहुत ही गंभीर शॉट बना। और इंडसइंड बैंक के चार्ट को तो अगर आप देखेंगे ना कुछ देर में घबराहट हो जाएगी। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, FSN ई-कॉमर्स, PI इंडस्ट्रीज, प्रेस्टीज, ओरेकल फाइनेंशियल्स, तो इसमें सब में शॉर्टिंग थी और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। और FSN ने आज फाइनली पार्टिसिपेट किया न्यू एज स्टॉक्स की उन कैटेगरी के स्टॉक्स में जो कि मल्टी ईयर, मल्टी मंथ और ऑल टाइम हाई लो खोज रहे थे। कल स्विगी ने ऑल टाइम लो क्लोज दिया, इटर्नल में कोलैप्स था, और आज फाइनली अगर आप देखें FSN ने भी इस क्रम में आज अगर आप देखें अपने आप को जोड़ लिया। FSN ई-कॉमर्स यस 244। अमित क्या लगता है आपको, ये जा रहा है 200 EMA की तरफ जो कि अलाइंड है करीब 239 पे?
जी वीरेन जी, काफी वीक स्ट्रक्चर है जिस हिसाब से ये अपने स्विंग लोज ब्रेक कर रहा है। 200 डेमा 239 के आसपास है, वहां तक तो देख के लग रहा है स्ट्रक्चर की वहां ये जाएगा। स्टॉप लॉस लगभग हम 248 रुपीस का रखेंगे। के 248 का स्टॉप लॉस यहाँ पे। चलिए अब एक ये हो गया और एक स्टॉक और लेके आइएगा जो कि मतलब आज बहुत ही खराब स्थिति में जा रहा है। इंडसइंड बैंक रख दीजिएगा प्लीज। इंडसइंड बैंक का अरुण, आपकी रीडिंग क्या कहती है? इंडसइंड बैंक जिसके पोर्टफोलियो में है उसके दिन बहुत खराब है ये, हालांकि सभी दिक्कत में है, बट ये कैंडल क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? मतलब जिसका प्रोजेक्शन आपका क्या निकल के आ रहा है? देखिए वीरेन जी, डेफिनेटली वीक तो है और नीचे में इमीडिएट सपोर्ट 800 के आसपास है। शुरू से ही देखिए लास्ट 2-3 दिन का भी व्यू देखते हैं तो कंटिन्यूस सेलिंग ही देखने को मिल रही है। यहाँ से मुझे लग रहा है लगभग 802 803 तक के टारगेट्स इंडसइंड बैंक में आ सकते हैं। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी और एक राउंड की सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो कहना कि 800 तक के लेवल्स आपको इंडसइंड बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक पे अगर आप देखें 800 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। क्रैक हुआ, बहुत गंभीर तरीके से क्रैक हुआ। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लेके आइएगा। एसबीआई क्या कर रहा है? मतलब क्या वो जो एक डाइवर्जेंस था गिरते हुए, अगर आप देखें क्रम में भी कि इतना नहीं गिर रहे थे, एसबीआई ने आज रिकवरी दी और एसबीआई ने मेरे ख्याल से मंडे के लोस को डिफेंड किया। दैट्स इंपॉर्टेंट। और एक बार और रखिएगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, कल दोनों इन स्टॉक्स का, बजाज फाइनेंस फिनसर्व का एक हॉरर शो था और वो आज भी कंटिन्यू करा। बजाज फाइनेंस जो था वो रीअलाइंड हो गया, यानी गिर के उन्हीं लेवल्स पे आ गया जो मई 25 के और अगस्त 25 के लोस थे। अब एक और गंभीर ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है शायद ये स्टॉक, तो नज़र रखिएगा। और दूसरा बजाज फिनसर्व था, वो देखते हैं 1772 पे। इसका हाल और भी बुरा है। अगर आप वीकली पे देखें तो इसको ये बहुत ही ख़राब पोजीशन दे रहा है। तो ये एनबीएफसीज की वो कैटेगरी जो कि बहुत दिक्कत में है इस वक्त। इंडसइंड बैंक का जिक्र हो गया और एक लिख आइए आप एमएनएम। ये भी स्टॉक आज, एमएनएम मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं, इसका एक बहुत ही स्वर्णिम युग शुरू हुआ था मार्च 2022 में। जस्ट आई थिंक उस वक्त क्या बातें हो रही थी, उस वक्त स्कॉर्पियो का लॉन्च था मेरे ख्याल से। स्कॉर्पियो की तैयारी हो रही थी नए वर्जन के लॉन्च की मेरे ख्याल से। और उसके बाद पहली बार आज इस स्टॉक ने 100 वीक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ छुआ। तो मारुति और एमएनएम दोनों काफ़ी कोलैप्स हुए हैं। और जहां तक कि स्ट्रॉन्ग स्टोरीज का सवाल है, एक स्टॉक और रखिएगा, कमिंस कैपिटल गुड्स स्पेस में। आज ये स्टॉक इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज हो रहा है। तो अच्छा मूव दिया यहाँ पर। खैर एक बार दिखाइए जरा प्लीज सेक्टर इंडिसेस। बहुत हो गई स्टॉक से बात, सेक्टर इंडिसेस को देखते हैं। दिखेंगे तो आपको हर जगह कमजोरी नजर आएगी, सिर्फ एनर्जी स्पेस को छोड़ के। और ये काउंटडाउन है आपकी स्क्रीन पे क्लोजिंग का, जाहिर है उस तरफ। मिड कैप्स की स्थिति खराब थी, 0.4% नीचे रहा। निफ्टी बैंक 1% नीचे रहा। निफ्टी इटसेल्फ अगर आप देखें 23,635, नॉट एग्जैक्टली डे लो, लेकिन हाँ हम सब्सटेंशियल लॉसेस अगर आप देखें 10 करके क्लोज होने की तैयारी करते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल इन फेवर ऑफ बेयर्स, लगभग 1900 डिक्लाइंस, 1101 एडवांसेस। और एनर्जी स्पेस स्ट्रॉन्ग था आज, ऑयल गैस स्पेस स्ट्रॉन्ग था आज, कैपिटल गुड्स स्ट्रॉन्ग थे आज। इंडिया विक्स में एक्सपर्ट था लगभग 0.2% ऊपर। पीएसयूज फ्लैट, मेटल्स ने ठीक ठाक अगर आप देखें तो दमदार पारी खेली। बाकी कोलैप्स था ऑटो में, कोलैप्स था आज अगर आप देखें तो एफएमसीजी में, आईटी में। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी एट 23640 और 640 पे मोर और लेस अगर आप देखें। ये जो 25,600 के, ये 23,600 के पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट दी, लेकिन हायर लेवल से अगर आप देखें तो आज हमने सोमवार के लो को तोड़ दिया 23,700 को। यानी टेक्निकली आपके पास दो जोन्स हैं अब, 23,500 और 23,300। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्स पर रखने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं आपको, क्योंकि हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ अपनी सोच समझ बढ़ाने का जो होता है ना, हक भी होता है और मेरे ख्याल से एक जुनून भी होता है। इस लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है आपके साथ मिलने का और आपको हमारे से मिलने का। भोपाल में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 15 मार्च को वडोदरा पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों को और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। खासकर इस बाजार में तो आप बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करिएगा। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल
खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर वडोदरा के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना चाहते हैं और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 15 मार्च को मिस मत कीजिएगा और जुड़ जाइए इस कैंप के साथ। निवेश निर्णय। कल होगी आपसे मुलाकात सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।